Hello guys, welcome to Civil Step. I hope you all are very well. As we all know, 18 तारीख को हमारा सोशोलॉजी नेट का एग्ज़ाम था जो किन्हीं इश्यूज़ की वजह से कैंसिल भी हो गया। बट आप लोगों को पॉजिटिव रहना है, ठीक है। इस पेपर को आप ये समझो कि ये एक तरह से एंटी हमसे मॉक ले रहा था। ओके, इसको मॉक की तरह कंसिडर करो और इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। देखो, इससे ये तो क्लियर है कि पैटर्न कैसा आएगा एग्जाम में, राइट। तो आप लोगों की इस वक्त फर्स्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि यूट्यूब को नहीं देखना है, ऐसी न्यूज़ों को मत देखो। ठीक है, ये चीज़ें थोड़ी अनोइंग हैं, डिस्टर्बेंस करती हैं, बट हमारा एग्जाम होगा ही होगा, ये तो डन है। चाहे आज हो, 10 दिन बाद हो या 20 दिन बाद हो। देखो, अगर एनटीए ये अनाउंसमेंट कर सकता है कि आधे घंटे बाद पेपर कैंसिल हो चुका है, तो ये भी तो अनाउंस कर सकता है ना कि 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आपका एग्जाम है, ठीक है। तो इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपने सिर्फ अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। और देखिए, आपकी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जो नया आ रहा है उसकी टेंशन नहीं लेनी है, उसके लिए हम बैठे हैं। आप जो पढ़ रहे हो उसको 360 डिग्री एनालिसिस से पढ़ना है, ओके। और जितना भी पढ़ोगे उसको ऐसे पढ़ना है कि अगर अगर एग्जाम में वो क्वेश्चन आता है तो आपका एटलीस्ट वो गलत ना हो, ठीक है। सो अभी हम पेपर डिस्कस कर लेते हैं, कैसा पैटर्न था, कैसे क्वेश्चन थे, इजी थे, टफ थे या मॉडरेट थे। वो सारी चीज़ें आपको एनालिसिस से क्लियर हो जाएगी। और जिस तरह से आज मैं एनालिसिस कराऊंगी, आप चाहे आरपीएससी देखो, एमपीपीएससी देखो, पुराने नेट के मॉक देखो, सेट के देखो, चाहे वो डब्ल्यूबी सेट हो, चाहे वो आपका हिमाचल हो, पंजाब हो, जो भी सेट हो, सारे पेपर्स को आपने इसी वे में एनालिसिस करना है, ऐसे ही रिवीजन करनी है टॉपिक वाइज, ओके। चलो अब ये एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। यस, पहला क्वेश्चन यूजीसी नेट जून का था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू एम्बॉडिजमेंट थीसिस, कि बुर्जुआकरण बुर्जुआ थीसिस से कौन सा संबंधित नहीं है, ओके। इसमें पहला ऑप्शन था, इट इज द प्रोसेस बाय विच Gregorius एस्पिरेशन एंड Gregorius स्टैंडर्ड एंड स्टाइल ऑफ लाइफ बिकम institutionalized among the working class, ओके। सेकंड था, दिस प्रोसेस अंडरमाइंस वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बुर्जुआ आकांक्षा और बुर्जुआ मानक और जीवन शैली मजदूर वर्ग के बीच स्थापित हो जाती है, ठीक है। आपका बुर्जुआ थीसिस इस बारे में बताता है। दूसरी, ये एक कॉन्सेप्ट आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा। दूसरा है, दिस प्रोसेस अंडरमाइंस वर्किंग क्लास कॉन्शियसनेस, यानी कि यह प्रक्रिया मजदूर वर्ग की चेतना को ऑब्वियसली कम करेगी, क्योंकि बुर्जुआकरण का मतलब यही होता है ना कि आप अपर क्लास की चीज़ों को कर रहे हो, बेटर बन रहे हो, तो कहीं ना कहीं जो मजदूर वर्ग है उनकी कॉन्शियसनेस कम हो जाएगी। थर्ड है, यह प्रक्रिया रोजगार की संरचना में परिवर्तन का कारण बनती है, विनिर्माण से सेवाओं की ओर बढ़ती है, ओके। दिस प्रोसेस इज कॉज्ड बाय ट्रांसफॉर्मेशन इन द स्ट्रक्चर, ओके। फोर्थ है, मजदूर वर्ग के लोग अपनी सर्वहारा पहचान, विशिष्ट सामाजिक मूल्यों, राजनीतिक आदर्शों और जीवन शैली को बनाए रखते हैं। बताओ ये कैसे होगा? हम यहाँ बात कर रहे हैं बुर्जुआ थीसिस की, तो उसमें ये चीज़ कैसे आएगी कि मजदूर वर्ग के लोग अपनी पहचान को बना रहे हैं? वो नहीं बना रहे हैं ना, वो तो बुर्जुआकरण के प्रोसेस में आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड, नॉट पूछा गया है आपसे, ओके। इसका सही आंसर है, वर्किंग क्लास पीपल रिटेन देयर प्रोलेटेरिएट आइडेंटिटीज। ये गलत हो जाएगा, है ना। तो आपने क्या करना है, पहला आपका जो कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज एम्बॉडिजमेंट क्या होता है, ठीक है। एम्बॉडिजमेंट क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेना एक बार, 1 मिनट भी नहीं लगता, गूगल करेंगे अगर हम तो, ठीक है। चलो, ये पहला क्वेश्चन था आज का। दूसरा क्वेश्चन जो नेट के पेपर में आया, मेरे पास एक्चुअली जेड सीरीज थी, ओके, तो उसके अकॉर्डिंग मैं बता रही हूँ। सेकंड था, व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग ऑफ बी आर अम्बेडकर। जो बी आर अम्बेडकर जी थे, हमारे 26 थिंकर में आते हैं, उनके बारे में ये पूछा गया है कि जो उनकी ये बुक्स हैं उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी कि कौन सी बुक पहले आई, कौन सी बुक किस ईयर में आई।
इसका देखो राइट आंसर हो जाएगा CABD, यानी कि कास्ट इन इंडिया। यहाँ हिंदी ट्रांसलेशन है बट आपने इसको फॉलो करना है। पहली बुक थी कास्ट इन इंडिया, दूसरी बुक थी एनिलेशन ऑफ कास्ट। कास्ट इन इंडिया जो बुक है वो 1917 में आई थी, ठीक है। एनिलेशन ऑफ कास्ट 1936, ओके। हु वर शुद्राज इसके बाद आई थी 1946 में। आपके पास सबके पास हार्ड कॉपी होगी, उन हार्ड कॉपी में ये जो मैं पॉइंट्स बता रही हूँ या खुद भी एनालिसिस करके लिख लो, क्योंकि आगे एग्जाम में अगर आपका ये अप्रोच रहेगा कि हाँ ऐसे लिखने हैं, ऐसी चीज़ें पूछी गई थी, ऑप्शन इस टाइप के थे, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, ओके। चलो फोर्थ है द अनटचेबल्स, जो कि 1948 में लिखी गई थी, ठीक है गाइस। तो इसका आंसर हो गया CABD। आपने देखो इस स्लाइड में दो बातें समझ आ रही है, पहला एम्बॉजिजमेंट क्या होता है और दूसरी बात BR अम्बेडकर की बुक्स की क्रोनोलॉजी। इन चीज़ों को याद कर लो, इन चीज़ों को रिवाइज करके जाना अब जब भी एग्जाम होगा, ओके। पेपर वॉज मॉडरेट, इतना इजी नहीं कहेंगे क्योंकि कुछ चीज़ें ट्रिकी थी, टफ नहीं थी बट ट्रिकी थी, ओके। चलो यस, इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है पंचायती राज के बारे में, ठीक है। इसमें पूछा गया है पंचायती राज इज एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। आपको पता है आर्टिकल और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के 92, 93 में 92, 93 में इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। तो इसमें ये पूछा गया है, ये हमारा टॉपिक आता है, पहली बात आप याद रखो स्टेट वाली यूनिट में, यूनिट 5 है ना, यूनिट 5 में हम इसको पढ़ते हैं। इसमें देखो मैं आपको कुछ दिन में बता दूंगी, पंचायती राज की जितनी कमेटीज है वो 2-3 नहीं है, जैसे यहाँ तो लिखा है बलवंत, अशोक मेहता, कोठारी, मूपनाथ, इसमें काफ़ी कमेटीज आती है, GV राव, सिंघवी कमेटी होगी, बलवंत, अशोका और उसके बाद भी हनुमंत राव। तो ये मतलब 8-9 कमेटीज हैं। इन चीज़ों को गूगल कर लेना कि जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस थे उन पे कितनी कमेटीज बनी हैं और उनको लिख लेना। 5th यूनिट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है। अभी ये पूछा गया कि सबसे पहले कौन सी कमेटी बनाई गई थी, तो वो थी बलवंत राय मेहता, जिसने 3 टायर, बलवंत में 3 वर्ड्स है ना, बलवंत राय मेहता, तो इन्होंने 3 टायर सिस्टम। वहीं पर अशोक मेहता ये भी थी, लेकिन ये सबसे पहले आई थी और ये 1977 के पास आई थी, ओके। बलवंत आई थी आपकी 1957 में, बलवंत 1957, अशोक मेहता 1977। क्लास में ही रिवाइज कर लो, क्लास में ही याद कर लो ताकि इस पेपर को दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े, ओके। यस, कोठारी नहीं आएगा क्योंकि कोठारी तो आपका एजुकेशन कमेटी थी, पेपर 1 में भी आप पढ़ते हो इन चीज़ों को, राइट। चलो यहाँ पे भी सेम चीज़ लिखी है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका मैच द कॉलम। इसमें पूछा गया है पैटर्न वेरिएबल। मैंने आपको जो क्लास करवाई है 35 क्वेश्चन जो हमारे कंटेंट से 10 कॉन्सेप्ट से आए हैं, उसमें मैंने इसके बारे में अच्छे से समझाया है आपको। देखो पैटर्न वेरिएबल जो कॉन्सेप्ट है वो है पार्सन्स का, ग्लोबलाइजेशन रॉबर्टसन का। हालांकि ग्लोबलाइजेशन कॉइन किया था रॉबर्टसन ने, बट ग्लोबलाइजेशन को फेमस करने वाले जो थे वो भी रॉबर्टसन थे। इन चीज़ों को लिखते रहो, अपने पेपर पर ही लिख लो, ओके। और ये टर्म सबसे पहले किसने दिया था, ये दिया था थियोडोर लेविट ने। इसको सिर्फ पेपर एनालिसिस ना समझो, इसको समझो कि आप क्लास लगा रहे हो, चीज़ों को रिवाइज कर रहे हो, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है, ओके। यस, इसमें देखो पैटर्न वेरिएबल पार्सन्स, ग्लोबलाइजेशन बाय रॉबर्टसन, सर्कुलेशन ऑफ इलीट विल्फ्रेड परेटो। मैंने आपको पोस्ट मॉडर्निज्म की क्लास करवाई है, सोशियोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर की क्लास करवाई है, उसको प्लीज ध्यान से देख लेना। रिलेटिव डिप्राइवेशन बाय रॉबर्ट के मर्टन एंड सैमुअल स्टोफर। यस, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाता है ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। यही सेम चीज यहाँ पर लिखी गई है, ओके। चलो
इंग्लिश हिंदी मत देखो, सिर्फ ये देखो कि जो कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ, जो चीज़ें मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ उनको सुनो, वो ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये ट्रांसलेशन तो आपको पास हार्ड कॉपी में भी होगा, है ना। तो इन चीज़ों को समझने पर फोकस करो कि मैं किन चीज़ों को आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। यस, वेरी गुड। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन था, अरेंज द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोसाइटीज इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसमें पूछा गया है इसके टाइप्स के बारे में। यस, तो मैंने आपको एक क्लास करवाई थी सोशल चेंज पे। सोशल चेंज पे उसमें मैंने इनके बारे में बताया था, एडम स्मिथ का देख लो आप, एंथनी गिडिंग्स का देख लो, उन सब ने ये बोला है कि पहले आती है आपकी हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी जो उसमें शिकार वगैरह करते हैं, ठीक है, शिकार और सभा। दूसरी आ जाती है आपकी पेस्टोरल, यानी कि पशु अवस्था थी जिसमें आप पशु पालते थे, ठीक है। थर्ड आ जाती है आपकी एग्रेरियन, जहां पर आप खेती करते थे, थोड़ा डेवलप और हो गए। उसके बाद आपने इंडस्ट्री डेवलप हुई, फिर पोस्ट इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक, और उत्तर औद्योगिक काल आया, ठीक है। तो आपको याद रखना है इसके बारे में, CABDE, फिफ्थ का आंसर हो जाएगा फोर्थ। ओके, यस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट चार्ल्स मूरे डिपेंडेंसी कल्चर। चार्ल्स मूरे का डिपेंडेंसी कल्चर जरूरी है, ओके। इसके बारे में वैसे पहले क्वेश्चन आए हैं कि अंडर क्लास के बारे में बताओ, तो आपको ध्यान रखना है कि 3-4 बार चार्ल्स मूरे से क्वेश्चन आ चुके हैं। आपने इसको चार्ल्स मूरे को नोट कर लो, इसकी बुक्स के बारे में, इनके मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में एक बार रिवाइज ज़रूर करना एग्जाम में जाने से पहले, ओके। यस, अब इनका स्टेटमेंट पूछा गया है कि ये जो स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी सही है। तो इट रेफर्स टू पीपल हु रिलाई ऑन गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोविजन रेदर देन एंटरिंग द लेबर मार्केट। इसमें पूछा गया है कि पहला ऑप्शन है, यह उन लोगों को, मतलब निर्भरता संस्कृति होगी, इसमें कौन से लोग आते हैं, ठीक है। आप यहां लिख देती हूं, निर्भरता संस्कृति। निर्भरता संस्कृति के बारे में, ओके। तो आपने देखना है कि निर्भरता संस्कृति होती क्या है। इसमें ये पूछा, इसमें बताया गया है, देखो पहली बात है, यह उन लोगों को संदर्भित करती है जो श्रम बाजार में प्रवेश करने के बजाय सरकारी कल्याण प्रावधान पर भरोसा करते हैं, ठीक है। इट रेफर्स टू पीपल हु रिलाई ऑन गवर्नमेंट वेलफेयर प्रोविजंस रेदर देन एंटरिंग द लेबर मार्केट। सेकंड है, मूरे ने तर्क दिया कि कल्याणकारी राज्य के विकास ने उप संस्कृति का निर्माण किया है जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और स्वयं सहायता के लिए लोगों की क्षमता को कम करता है, यानी कि मूरे contending that the growth of welfare state has created the subculture which undermine personal ambition and people capacity for soft help. Okay, ये भी सही है। थर्ड है, मूरे ने उन लोगों को छूट दी जो अपनी खुद की कोई गलती नहीं के माध्यम से गरीब हैं, जैसे कि विधवा और विकलांग लोग, ठीक है। मतलब वो कह रहा है कि डिपेंडेंसी कल्चर में विधवा विकलांग लोग भी आ जाते हैं, ठीक है, जो अपनी वजह से गरीब नहीं है, डिपेंडेंट हैं। फोर्थ है, डिपेंडेंसी कल्चर इज वन कंसिक्वेंसेस ऑफ पीपल कंस्ट्रेंट सिचुएशन नॉट कॉज ऑफ इट, यानी कि निर्भरता संस्कृति लोगों की विवश स्थिति का एक परिणाम है, ना कि इसका एक कारण। ओके, तो इसमें चारों की चारों स्टेटमेंट सही होती है, इस कॉन्सेप्ट को लिख लेना। ओके, यस। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि रेडक्लिफ ब्राउन हैज ब्रॉट अबाउट। ये क्वेश्चन किसके बारे में है? ये क्वेश्चन है रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में,
इसमें बताया गया है कि उन्होंने किनशिप स्टडी के बारे में बताया, ठीक है, बाय हिज साइंटिफिक ट्रीटमेंट ऑफ सब्जेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट, इसमें से सही कौन सा है हमें ये बताना है। इसमें पूछा गया था ही स्टडीज किनशिप सिस्टम, बिल्कुल सही, उन्होंने नातेदादी व्यवस्था को समझाया था, उनकी बुक भी है ना। दूसरा है नॉट रिजेक्टिंग द कंजक्चुअल अटेम्प्ट एट डिस्कवरिंग ओरिजिन, बिल्कुल उन्होंने उसे कहीं ना कहीं रिजेक्ट किया था, यहाँ पूछा गया है नोट, यानी कि हिंदी में है जैसे कि उत्पत्ति की खोज के किसी भी निर्णायक प्रयास को खारिज ना करना, जबकि उन्होंने खारिज किया था। थर्ड है उन्होंने रिश्तेदारी प्रणालियों का कार्यात्मक रूप से समकालीन दृष्टिकोण से अध्ययन किया, ऑब्वियसली क्योंकि वो फंक्शनल थिंकर में भी काउंट होते हैं, है ना। उन्होंने मदर ब्रदर के बारे में भी स्टडी किया था। ही डिड नॉट स्टडी किनशिप सिस्टम, ये तो गलत बात है ना, यहाँ ये कह रहे हैं कि किया है और यहाँ नहीं, तो ये सामने क्लियर हो रहा है कि इसमें जो डी है वो गलत है, बी भी गलत है, ए और सही बचते हैं, तो ए और सी इसका राइट आंसर है। चीज़ों को एग्जाम में जब बैठते हो तो चीज़ों को फ्रीली सोचा करो कि हाँ इसका ये क्या होगा, इससे ये मैच हो रहा है कि नहीं। एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पर एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन चल रहा है आप सोच रहे हो कि नहीं पेपर 1 भी करना है, पेपर 2 का ये क्वेश्चन भी रहा है, ऐसा नहीं करना है। एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए आपका पूरा फोकस उसी क्वेश्चन पर होना चाहिए। यस चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा था विच अमंग द फॉलोइंग एक्ट इज नॉट करेक्टली मेंशन, इसमें पूछा गया है कि ये क्वेश्चन तो मैंने आपको करवा रखा था एनवायरमेंट एक्ट के बारे में जो कि 10 कॉन्सेप्ट में आता है। इसमें देखो पहला तो सही है कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 बिल्कुल सही। दूसरा द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन 1986 ये भी सही है। वहीं वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ये गलत है क्योंकि इस टाइम तो आपका वाटर एनवायरमेंट कंजर्वेशन 1980 में जो एक्ट आया था दैट इज वाटर नहीं एनवायरमेंट कंजर्वेशन, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक्ट आया था 1980 में, नोट इट डाउन ओके। यस तो वाटर प्रिवेंशन ये 1980 नहीं ये 1974 है भाई, वाटर एक्ट 1974 में आता है 1980 में नहीं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972, ये बहुत जरूरी है ओके, आप इसे ध्यान रखना। यस इनको लिखते जाओ, आई होप आप लिख रहे होगे चीजों को। यस नेक्स्ट क्वेश्चन था मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 किनशिप एंड मैरिज अमंग न्यूर। न्यूर आपने पढ़ा होगा, ट्राइब्स जब हम स्टडी करते हैं वहां पर हम न्यूर की स्टडी करते हैं। न्यूर का स्टडी किसने किया है? इवांस प्रिचार्ड ने। न्यूर की स्टडी करते हैं इवांस प्रिचार्ड, ये तो सही है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन एंड ग्रुप मैरिज इन ऑस्ट्रेलिया, ये भी इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर आपका हो जाएगा थॉमस, ठीक है थॉमस हो जाएगा। अफ्रीकन सिस्टम ऑफ किनशिप एंड मैरिज रेडक्लिफ ब्राउन एंड डायनामिक ऑफ किनशिप अमंग टैलेनिस, इसमें आप इसे याद रखना। एम फोर्टिस का नाम हम डिसेंट में स्टडी करते हैं, ठीक है, तो इसमें आ जाएगा आपका एम फोर्टस डायनामिक्स ऑफ किनशिप अमंग द टैलेनिस। यहाँ पे अगर एग्जाम में आए टैलेनिसी, इससे आपने याद रखना इस चीज को, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो टैलेंसी किसका हो गया? फोर्टस का, अफ्रीकन ब्राउन का, ओके। इसका सही आंसर हो जाएगा 9th का, ए का 3, बी का 1, ठीक है, सी का 2 एंड डी का 4। यस नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेट ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन। चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, जो यूनिट्स कॉमन है वो आप स्किप नहीं कर सकते हैं, ओके। रिसर्च में हम पढ़ते हैं, इसमें आ जाएगा डिस्पर्शन में, देखो रेंज आता है, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका सही आंसर होना था 3, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, काफी बार रिपीटेड है, ये एक PYQ है, ओके। मैक्सिमम क्वेश्चन PYQ पर थे, पुराने पैटर्न को फॉलो कहीं ना कहीं इन्होंने किया है इस बार। चलो
नेक्स्ट देखते हैं, मैच द, ये भी मैच द कॉलम है, ठीक है। इसमें पूछा गया है पैटर्न ऑफ कल्चर। ऑब्वियसली पैटर्न ऑफ कल्चर, जब हम कल्चर की यूनिट पढ़ते हैं तो पैटर्न ऑफ कल्चर के बारे में किस में पढ़ते हैं, रूथ बेनेडिक्ट, मैन एंड हिज वर्क। ओके, इसका हो जाएगा हर्स्कोविस्ट। हर्स्कोविस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है। ये चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जब हम बात करते हैं कल्चर यूनिट की, जो हम 10th यूनिट में भी पढ़ते हैं, यूनिट 10 में भी और यूनिट 3 में भी। ओके, यस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, पॉलीगाइनी इज फाउंड अमंग। पॉलीगाइनी का मतलब क्या होता है, हिंदी में भी बता देते हैं आपको, बहुविवाह। इसमें गलत लिखा है एक्चुअली, जो सही टर्म है एक होता है पॉलीगैमी। ओके, पॉलीगैमी को हिंदी में बोलते हैं बहुविवाह। बहुविवाह। एक होता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री इसको कहते हैं बहुपति विवाह। ठीक है। और एक होता है पॉलीगाइनी, जिसका हिंदी ट्रांसलेशन एग्जैक्टली बनेगा बहुपत्नी विवाह। अब ये पूछा गया है कि बहुपत्नी विवाह कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शंस है नागा, गोंड, बैगा और टोडा। देखो गोंड, ये जितनी भी चारों की चारों ट्राइब्स है, इन चारों में ये पाया जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो टोडा जो है, टोडा में एक तो बहन संस्कृति होती है, टोडा में बहुपत्नी बहुपति दोनों ही पाया जाता है, ठीक है। आपने याद रखना है, इसे लिख लो कि नागा, गोंड, बैगा और टोडा, इन चारों में पॉलीगाइनी पाई जाती है। ओके, यस, ए बी सी डी आपका 12th का आंसर हो जाएगा। चारों ऑप्शन इसके आपके ठीक हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं, पॉलीगाइनी याद रखना, पॉलीगाइनी होता है वुमेन, जब ज्यादा वुमेन होती है, ज्यादा पत्नियां होती हैं तो उसे कहते हैं पॉलीगाइनी। पॉलीएंड्री जब ज्यादा पति होते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट दुर्खीम व्यूज ऑन डिवीजन ऑफ लेबर। जो श्रम विभाजन है, उनकी बुक भी है इस पे, कब आई थी, 1893 में, 1893 में। ओके, तो इसमें ये बताते हैं कि इसमें ये पूछा गया है कि दुर्खीम का जो श्रम विभाजन की थ्योरी है उसके बारे में क्या क्या चीजें सही हैं। ओके, पहला ऑप्शन है द डिवीजन ऑफ लेबर प्रोड्यूसेस स्पेशलाइजेशन ऑफ ऑक्यूपेशनल फंक्शन एंड देयरफॉर फोस्टर द डेवलपमेंट ऑफ स्पेसिफिक टैलेंट एंड कैपेसिटीज एटीट्यूड्स। यानी कि इसमें है श्रम विभाजन व्यवसायिक कार्य की विशेषज्ञता पैदा करता है। ऑब्वियसली क्योंकि उनकी जो थ्योरी आती है सॉलिडारिटी वाली, उसमें ये बात क्लियर हो जाती है। अगर डिवीजन ऑफ लेबर होगा तो स्पेशलाइजेशन होगा, जैसे टेक्निकल चीज़ों में होता है कि एक ये चीज़ ये बनाएगा, ठीक है, टायर ये बनाएगा गाड़ी के, कलर ये करेगा, डिज़ाइन ये करेगा, तो वो सारे लोग कहीं ना कहीं स्पेशलाइज्ड होते हैं अपनी चीज़ों में। तो पहली स्टेटमेंट सही है क्योंकि वहाँ पर विशेषीकरण, स्पेशलाइजेशन पाई जाती है। ओके, यस। दूसरा है द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी शुड बी डेवलप अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक क्वालिटीज। ये भी सही है। इसमें बोला गया है कि व्यक्तित्व को उन विशिष्ट गुणों के अनुसार विकसित किया जाता है। ऑब्वियसली उनमें स्पेशलाइज्ड स्किल डाली जाती है। तीसरा है द एक्सपेंशन ऑफ इंडिविजुअलिज्म इज एसोसिएटेड विद द डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है, ऑब्वियसली सही बात है। आपका इंडिविजुअलिज्म इसमें बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन जो इसमें थर्ड स्टेटमेंट है वो भी कहीं ना कहीं सही मानी गई है। क्योंकि देखो दुर्खीम ने जब एजुकेशन की बात की थी तो वो कहते हैं कि एजुकेशन क्या होती है, एजुकेशन यानी कि अपने आने वाली जनरेशन को सोशलाइज करना, उन चीज़ों को सीखने के लिए, ठीक है, दैट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू इमाइल दुर्खीम। ओके, यस। डी थी
Durkheim principle of division of labor can be compared with evolutionary model of growth. ये भी सही है क्योंकि आपने देखा होगा उन्होंने सोसाइटी के बताया था, एवोल्यूशन के बारे में भी बताया था, तो ये वाली बिल्कुल सही है। इन्होंने जब सॉलिडारिटी की बात की थी तो कहा था दो तरह की होती है, एक होता है आपका मैकेनिकल और एक होता है ऑर्गेनिक। जहाँ पे ऑर्गेनिक में याद रखना, ऑर्गेनिक यानी कि सावयवी सुदृढ़ता में, मैं यहाँ लिख देती हूँ, सावयवी सुदृढ़ता में डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा पाया जाता है। ओके, इसमें DOL यानी कि डिवीजन ऑफ लेबर ज्यादा पाया जाता है, इसे याद रखना। चलो नेक्स्ट है हमारा, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, मतलब काल क्रमानुसार हमें ये बताना है रेमंड एरन की बुक्स के बारे में। रेमंड एरन इतना इंपॉर्टेंट थिंकर नहीं थे जो कि आए, इसमें इनकी जो ये वाली बुक है मेन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट, आपको जो एक्स्ट्रा लगती है ना बुक्स की, लाइक ये बुक्स कहाँ से आ गई, ये ऑथर कहाँ से आ गया, एक बुक है SL दोशी की, SL दोशी की एक बुक है एक्स्ट्रा सोशियोलॉजिकल थिंकर करके, उसमें डेप्थ में तो चीज़ें नहीं दी है, बट सोशियोलॉजी के जितने भी 150 200 के आसपास थिंकर है उन सब का इंट्रो है, उनकी काफ़ी मेन बुक्स हैं, आप चाहो तो उस बुक को ले सकते हो, उसमें काफ़ी सही कंटेंट आपको मिल जाएगा, जो कि रैंडम थिंकर आते हैं ना वो यहीं से आते हैं। ओके, तो इसमें हमें पूछा गया है कि रेमंड एरन की बुक्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लगाना है, ठीक है, मैंने इसे लिखा भी था, यस। तो इनकी जो पहली बुक्स आएगी वो आएगी द सेंचुरी ऑफ टोटल वॉर 1954, 1954 में आई थी सेंचुरी ऑफ टोटल वॉर। दूसरी बुक इनकी जो आती है दैट इज 1955 में ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल, ये बुक रैंडमली आई है एग्जाम में कई बार, बट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में फर्स्ट टाइम पूछी गई है। ओके, मतलब आपको अगर रैंडमनेस चाहते हो कि आपके रैंडम क्वेश्चन भी सही हो, जो हमेशा वी कंसीडर लाइक कहाँ से आ गए, वो क्वेश्चन भी चाहते हो ठीक हो जाएं, तो एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ो, SL दोशी की देख लो, या रिचजर तो बहुत ज़्यादा हैवी मैं नहीं बोलूँगी अभी, बट आप SL दोशी की बुक्स देख लो, उसमें काफ़ी सही कंटेंट आपको मिल जाएगा, ठीक है, यस। मेन करंट्स वाली आपकी आती है 1965 में, प्लीज लिखते रहो इन चीजों को। और लास्ट आती है द एम्पिरिकल रिपब्लिक 19, उसके बाद आएगी 1967 में द इंडस्ट्रियल वाली, 1967 इंडस्ट्रियल वाली आ जाएगी, और द इंपीरियल रिपब्लिक 1973। ओके, तो इस अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाता है ई। सबसे पहले आती है सेंचुरी ऑफ टोटल वॉर, फिर आती है ओपियम ऑफ इंटेलेक्चुअल, फिर आती है मेन करंट्स इन सोशियोलॉजिकल थॉट, फिर आएगी इंडस्ट्रियल सोसाइटी, एंड देन लास्ट में एम्पिरिकल रिपब्लिक। ओके, यस, अभी इन चीजों को याद रखना है, एग्जाम में हो सकता है कि रिपीट क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ टॉपिक रिपीट हो जाए। ओके, चलो नेक्स्ट है हमारा 15 क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ऑब्वियसली मैच द कॉलम था और ये मैंने करवा रखा था आपको, सैम्पलिंग का टॉपिक। प्रोबेबिलिटी मतलब रैंडम, इसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यस ये रहा, इसे कहते हैं संभाव्यता नमूनाकरण, यानी कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मतलब ये होता है कि जो सैंपल हम यूनिवर्स से ले रहे हैं, मान लो 100 है, 100 में से अगर हमने 10 सैंपल लिए हैं, एज अ सैंपल लिए हैं, तो वो 10 जो है उसमें उन 100 की विशेषताएं हैं, उन 100 के सारे फीचर उस 10 में हमें देखने को मिल रहे हैं, तो उसे कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि प्रतिनिधित्व करता है। ये 10 लोग उस पूरे 100 का जब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो उसे कहते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, यानी कि हर सैंपल के चुने जाने की समान संभावना है। ओके, तो इसका क्या हो गया, रैंडम सैम्पलिंग बोलते हैं, हिंदी में यादृच्छिक नमूना कहा जाता है। नॉन प्रोबेबिलिटी, जहां पर उसकी संभावना नहीं है कि वो सैंपल सही हो, ठीक है, परपसिव सैंपल। सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाएगा कार्ल पियर्सन, और कोरिलेशन में आ जाएगा कार्ल पियर्सन, और सेंट्रल टेंडेंसी में आ जाएगा
आपका मीडियन। इसमें कुछ गलत है, आपने इसको नहीं ध्यान देना है। आप ये देखो, प्रोबेबिलिटी का हो जाएगा 3, ये 3 वाला सही है। नॉन प्रोबेबिलिटी का 4, सेंट्रल टेंडेंसी का हो जाएगा आपका मीडियन, और कोरिलेशन कार्ल पियर्सन 2-3 ही है कोरिलेशन में, आप इसे एक बार जरूर देख लेना। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैच द कॉलम में था। इसमें पूछा गया है स्टोन एज इकोनॉमिक्स, मार्शल साहलिन्स, द गिफ्ट। ऑब्वियसली हम हमेशा पढ़ते हैं द गिफ्ट, और ये बुक कहाँ आती है, यूनिट 6। जब हम यूनिट 6 इकोनॉमी एंड सोसाइटी करते हैं तो वहाँ पर इन बुक्स का जिक्र हमेशा होता है। मैंने हमेशा कहा था आपको वीडियोस में कि जितना हो सके बुक्स नेम मत भूलिए। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको बुक्स नेम और कॉन्सेप्ट नेम से ही मिलेंगे। फिलॉसफी ऑफ मनी यानी कि मुद्रा का दर्शन, ठीक है, जियोर से मिल, वहीं अगर आ जाए, मैंने आपको उस दिन क्लास में समझाया, देखो यहाँ लिख लेते हैं, अगर फिलॉसफी ऑफ मनी आएगा तो जियोर से मिल, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी आएगा, ठीक है, तो आपने यहाँ पे मार्क्स करना है याद। और अगर पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, देखिए पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी आएगा तो मार्क्स, फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी अगर आएगा तो वहाँ आपने प्रूधो, और फिलॉसफी ऑफ मनी आएगा तो जियोर से मिल। ऐसे लिंकिंग मेथड से चीज़ों को रिवाइज किया करो और नोट डाउन कर लिया करो। ओके, यस। गिफ्ट रिलेशन के बारे में बताते हैं, मार्शल साहलिन्स। ओके, चलो इसमें आपको याद रखना है, गिफ्ट रिलेशन पे जो थिंकर आएंगे वो आएंगे रिचार्ड टिटमस। रिचार्ड टिटमस का नाम पहले भी एक सेट के पेपर में आ चुका है। ओके, गिफ्ट रिलेशन रिचार्ड टिटमस। गिफ्ट बुक किसकी आ जाएगी आपकी, मार्शल मॉस की आ जाएगी। ओके, मार्शल साइलेंस के जितने कॉन्सेप्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जब हम पढ़ते हैं यूनिट 3 का, तो उसमें ये चीज़ें कवर होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है 17, मैच द कॉलम है, ठीक है। पहला है फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च, इसका आंसर हो जाएगा आपका एफ कर्लिंगर, फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च। आप कहते हो ना कि बुक्स नेम नहीं है, कहाँ से लिखें, इन्हीं से लिखो। जितने PYQ हैं वहाँ जो बुक्स नेम दे रखी है एक नोटबुक लगाओ, उनमें सारी बुक्स नेम लिख लो। ओके, यस। सेकंड है रिसर्च मेथड इन सोशल रिलेशन, ये आपका हो जाएगा जो होदा। ये सारे PYQ हैं, आप देखोगे बार बार मैं इसलिए कहती हूँ PYQ किसी भी एग्जाम की आत्मा मानी जा सकती है। ओके, साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च, इसका हो जाएगा PV यंग। मेथड इन सोशल रिसर्च विलियम जे गुडे। विलियम जे गुडे का काफ़ी हमेशा एग्जाम में आता है, चाहे वो रिसर्च से आए चाहे वो उनकी बुक्स नेम से आए, ठीक है। चलो आपके 17 का आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन आपका 17 का आंसर है। नेक्स्ट है आपका अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड शूट्स हाउ डू एक्टर क्रिएट अ कॉमन सब्जेक्टिव वर्ड, इसे हिंदी में बताएं तो इसमें पूछा गया है कि अल्फ्रेड शूट्स के अनुसार अभिनेता एक सामान्य व्यक्ति पर दुनिया कैसे बनाते हैं। ये तो आपको पता होगा कि लाइफ वर्ल्ड पर कौन बात करता है, शूट्स करता है, और दूसरे कौन करता है, हैबरमास। हैबरमास ने भी इस पर बात की है। अभी शूट्स क्या कहते हैं, इनके बारे में बताया गया है कि वे अपने दिमाग में नियम, सामाजिक व्यंजनों, उचित आचरण की धारणाएं रखते हैं। ये क्लियर है, आपने देखा होगा सोशल रेसिपी भी शूट्स का कॉन्सेप्ट है, यहीं से चीज़ें क्लियर हो रही है कि ये उनकी स्टेटमेंट है। सोशल रेसिपीज हो गए, और अप्रोप्रिएट कंडक्ट दैट अलाउड देम टू एक्ट इन देयर सोशल वर्ल्ड। दूसरा था द सम ऑफ दीज रूल, रेसिपी, कंसेप्शन एंड इंफॉर्मेशन एज द इंडिविजुअल स्टॉक ऑफ नॉलेज। स्टॉक ऑफ नॉलेज किसका कॉन्सेप्ट है, अल्फ्रेड शूट्स का, स्टॉक ऑफ नॉलेज। वेरी गुड, यस। थर्ड है such stock knowledge give people a frame of reference or orientation with which they interpret events. Okay,
यानी कि इसमें बताया गया है ऐसा स्टॉक ज्ञान लोगों को संदर्भ या अभिविन्यास का फ्रेम देता है जिसके साथ वो व्याख्या करते हैं। ये भी सही है। चौथा है लोगों की वास्तविकता उनके ज्ञान के भंडार पर बेस्ड नहीं है। ये कॉमन सेंस है भी, जहां हम एक तरफ कह रहे हैं स्टॉक ऑफ नॉलेज है, वहीं कह रहे हैं कि पीपल रियलिटी इज नॉट बेस्ड ऑन स्टॉक ऑफ नॉलेज। तो ये क्लियर है कि यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। सही आंसर क्या होना था? ए, बी एंड सी। यस, नेक्स्ट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू थॉमस एस कून, थॉमस एस कून का नाम हम कहाँ पढ़ते हैं? इनका नाम पढ़ा जाता है रिसर्च वाली यूनिट में। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट पूछा गया है आपसे, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है अबाउट साइंटिफिक रेवोल्यूशन? उनका देखो आप याद रखना, थॉमस एस कून का जो मेन कीवर्ड है दैट इज पैराडाइम शिफ्ट। उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट के बारे में बताया था। ओके तो यहाँ पूछा गया है एवरीडे साइंटिस्ट इंगेज इन पजल सॉल्विंग, ये भी सही है, यानी कि हर दिन वैज्ञानिक पहेली सुलझाने में संलग्न होते हैं, ये सही है। दूसरा है देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ ओनली अ कंसेंसस अबाउट द ट्रुथ, यानी कि कोई वस्तुनिष्ठ सत्य नहीं है, केवल सत्य के बारे में एक आम सहमति है, ये भी ठीक बताया है। थर्ड है साइंटिस्ट वर्किंग इन एन एरिया सब्सक्राइब मल्टीपल पैराडाइम, याद रखिए कि मल्टीपल पैराडाइम भी किसका कीवर्ड है? थॉमस कून का। इन चीजों को नोट डाउन कर लें कि कीवर्ड कौन सा है, ठीक है। यस, फोर्थ है क्राइसिस इन पैराडाइम लीड्स, क्राइसिस की बात तो वो करते ही नहीं है कि प्रतिमान में संकट प्रतिमान में परिवर्तन की ओर ले जाता है, ठीक है, ये गलत है। तो आप में से पूछा गया था कि नहीं, कौन सा नहीं है? देखो इन चीजों को ध्यान दो कि जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये कॉन्सेप्ट्स हैं, इन कॉन्सेप्ट को पकड़ो। कितने कॉन्सेप्ट नए नए बन गए, देखो एम्बॉजिसमेंट पे हो गया चीजें, थॉमस कून के बारे में होगी चीजें। ओके यस, नेक्स्ट पूछा गया था कि अकॉर्डिंग टू गिडिंग्स विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ बेसिक इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉडर्निटी। ओके गिडिंग्स के अनुसार निम्न में से कौन सा मॉडर्निटी का आधुनिक सिद्धांत या बुनियादी संस्थाएं नहीं है? मैंने आपको पढ़ाया था पोस्ट मॉडर्निज्म में एंथनी गिडिंग्स, वहां मैंने बोला था CISM बताई थी मैंने एंथनी गिडिंग्स की कीवर्ड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ मॉडर्निटी, यानी कि कैपिटलिज्म, इंडस्ट्रियलिज्म, सर्विलेंस एंड मिलिट्री। ओके यस, तो यहाँ इसमें देखो C है, I है, लेकिन S भी है, लेकिन जो D है D नहीं आता है, इसे हम बोलते हैं सियाज्म। इसे आप सियाज्म करके याद कर लो, CISM। यहाँ पे डेमोक्राइजेशन करके कुछ भी नहीं आता है, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पूछा गया था हु इज कंसीडर एज द प्रैग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर, व्यवहारिक समाज सुधारक हम किसे कहते हैं? इसका जो राइट आंसर मुझे मिला है दैट इज श्री गुरु नारायण। इन्होंने शुरू किया था एक, इनका अध्ययन इन्होंने शुरू किया था श्री नारायण गुरु। ये हमारे प्रैग्मेटिक, याद रखना ये हमारे प्रैग्मेटिक सोशल रिफॉर्मर हैं। वैसे तो गांधी भी है, लेट्स सी कि अगर एनटीए ने बाई चांस दे दी आंसर कि हाँ चलो मॉक ही था, बट अगर दी तो इसमें से इन दोनों को सही माना जा सकता है। नेक्स्ट है हाउ मच परसेंटेज इज रिजर्व्ड फॉर वुमेन। देखो इन 2023 का जो हम बात करते हैं लेजिस्लेटिव बॉडीज में, 2023 में जो बिल आया था उसके अकॉर्डिंग कितना % रिजर्वेशन है? देखो 50% की बात तो हम करते हैं कि चलो थोड़ा उनको पंचायती राज में मिल जाए, वहाँ पे 33% है, लेकिन ये बात की गई है लोकसभा में, राज्यसभा में, वहाँ पर 33% बिल के बारे में बात की गई थी। इसे याद रखना, ये अभी जीके बेस था, लास्ट ईयर ही हुआ था इन चीज़ों पे काम।
यस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज नेम जगरनॉट। मैंने आपको कई बार बताया है, अगर जगरनॉट आए, अगर जगरनॉट आएगा तो हो जाएगा गिडिंस। अगर अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट आ जाएगा मॉडर्निटी के बारे में, अनफिनिश्ड प्रोजेक्ट आ जाएगा तो वो आपका हो जाएगा हेबरमास। ओके, यस। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, जगरनॉट के बारे में कौन बात करता है, एंथनी गिडिंग्स बात करते हैं। रॉबर्टसन नहीं आएंगे, रॉबर्टसन ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात करते हैं। ग्लोबलाइजेशन उन्होंने टर्म कॉइन की थी, ठीक है। मैनुअल कैसल आगे इंफॉर्मेशन से रिगार्डिंग, डेविल हेल्प मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी दिया था। मॉडर्निटी के बारे में भी इन्होंने बात ही की है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी इन्होंने बात की है, जैसे हम ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, स्केप्टिसिस्ट कहते हैं, ठीक है, हाइपर ग्लोबलाइजर्स कहते हैं। यस, तो इन चीज़ों को याद रखना, इन ऑप्शन को भी पढ़ते रहो कि ये ऑप्शन पूछे गए हैं, ये लोग कौन हैं, ओके, और इनके कॉन्सेप्ट क्या है। मेन चीज़ों को 360 डिग्री एनालिसिस से पढ़ा करो। तो नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ मिडल आइटम ऑफ सीरीज। मिडल वाली आइटम होती है, मिडल वाली आइटम को हम क्या बोलते हैं, मीडियन। जैसे सपोज यहाँ में लिखा है 2, 4, 6, 7, 9, तो मिडल आइटम को बोलेंगे ना आपका मीडियन। इतना इजी क्वेश्चन आया था, ये तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन था आपका। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो बनता है, डैश फैमिली कंसिस्टेड ऑफ अ ग्रुप। मैंने आपको बताया कि ग्रुप, इसमें इतना कंफ्यूज होने की क्या बात थी। यहाँ देख लेते, हिंदी में देख लेते, देखो हिंदी में भी लिखी है ये चीज, ये देखो हिंदी में भी ये चीज लिखी है, समूह। यहाँ समूह कहाँ पे आ रहा है, समूह आ रहा है पुनर्लोन, क्योंकि हम पुनर्लोन को कहते हैं ना ग्रुप विवाह, समूह विवाह। तो इतना इजी था, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं थी, आपको यहीं से आइडिया लग जाना था इसके बारे में। विच वॉज फाउंडेड अपॉन इंटर मैरिज, दो ग्रुप हैं भाई, उनमें आपस में शादी हो रही है, दैट इज कॉल्ड पुनालुअन। ओके, आपने सिबलिंग्स में कंफ्यूज नहीं होना था, यहाँ स्टार्टिंग में ही बता दिया है। और ये दिया किसने है, इस पे बात करते हैं एल.एच. मॉर्गन। कई बार इसकी क्रोनोलॉजी आती है, कई बार ये आता है, जैसे इस बार आया है कि बताओ इसका मीनिंग क्या है, या कौन सी मैरिज किस फॉर्म में कंसीडर की जाती है। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें था, Which among the following is not correct about horizontal segregation? Horizontal segregation के बारे में इसमें पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा लिंग आधारित क्षैतिज पृथक्करण के बारे में सही नहीं है। इसमें ये पूछा गया है कि जो आप जेंडर को लेके डिस्क्रिमिनेशन करते हो, ठीक है, सेग्रीगेशन करते हो, है ना, उसके बारे में क्वेश्चन था। पहला ऑप्शन है अ कंसेंट्रेशन ऑफ वुमेन इन जॉब्स, ओके, विद लिटिल अथॉरिटी एंड रूम फॉर एडवांसमेंट, ठीक है, इसमें ऑप्शन सेकंड था कंसेंट्रेशन ऑफ मैन एंड वुमेन इन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ जॉब, यानी कि कम अधिकार और उन्नति के लिए कमरे के साथ नौकरियों में महिलाओं की एकाग्रता सबसे नीचे, ये बात करता है इनइक्वालिटी की। दूसरा है नौकरी की विभिन्न श्रेणियों में पुरुषों और महिलाओं की मतलब एकाग्रता, ठीक है। थर्ड आ जाता है एक ही प्रकार की नौकरी के लिए पुरुष और महिलाओं को असमान भुगतान। अगर आप असमान भुगतान दे रहे हो, ठीक है, इसमें हो जाएगा अगर आप इनको असमान भुगतान दे रहे हो तो वो इसमें कंसीडर नहीं किया जाएगा। इसका सही आंसर होगा फोर्थ, थर्ड नहीं, इसका सही आंसर होगा क्या, फोर्थ। फोर्थ में ये बताया गया है कि देखो यहाँ हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया कि लिंग आधारित जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इनमें से वो कौन सा नहीं है, ठीक है। तो जब आप मेल और फीमेल को इक्वल पेमेंट दोगे तो वो इसमें नहीं गिना जाएगा, है ना, वो इसमें बिल्कुल काउंट नहीं होगा, क्योंकि हाँ तो हम इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। तो अनइक्वल पेमेंट भी सही है, इसमें बात की गई है, ठीक है। इसमें भी अथॉरिटी के बारे में बात की है, उनके लिए डिफरेंट कैटेगरीज दी गई है, वो भी आपका डिस्क्रिमिनेशन में, इनइक्वालिटी में, हॉरिजॉन्टल सेग्रेशन में आ जाता है। तो एक बार देख लेना इसको भी ध्यान से
कि हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, who has portrayed civil society as the terrain of individual egotism, यानी कि सिविल सोसाइटी नागरिक समाज के बारे में कौन बताता है। ओके इसके बारे में हमने किसका नाम फेमस सुना है, इसके बारे में आते हैं एंटोनियो ग्राम्शी। एंटोनियो ग्राम्शी ने इसके बारे में सबसे पहले सही से बताया था। ओके यस, डेरेनड्रॉफ नहीं आएंगे, डेरेनड्रॉफ देखो सेमी स्किल के बारे में बताते हैं, डी स्किल के बारे में बताते हैं, उनकी एक इंपॉर्टेंट बुक्स भी है, कार्ल मार्क्स, वेबर तो क्लासिकल थिंकर आ जाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिसर्च आफ्टर द कलेक्शन ऑफ डाटा। इसमें ये सारे सही हैं। सबसे पहले स्क्रीनिंग ऑफ फील्ड टूल्स, ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका भरे हुए उपकरण की स्क्रीनिंग करना पहला, फिर कोडिंग करना, क्योंकि टेबुलेशन हमेशा कोडिंग के बाद होगी, क्योंकि जो कोड किया होगा वही तो इसमें कंसीडर होगा, है ना। और लास्ट में आएगा रिपोर्ट राइटिंग। आपको इसी से क्लियर होना था कि लास्ट का जो ऑप्शन होगा वो डी होगा, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग लास्ट में लिखी जाती है। तो ए बी सी डी ये तीनों का सही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, चाहो तो इसे लिख लो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपका, हु हैज गिवन द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। ये बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, मैंने करवा भी रखा था। इसमें सही आंसर आएगा इमैनुअल वॉलेस्टीन। इमैनुअल वॉलेस्टीन की बुक थी वर्ल्ड सिस्टम पे, ठीक है, कैपिटलिज्म एंड वर्ल्ड सिस्टम, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी उन्होंने। ओके गुनार मर्दियाल की जब हम बात करते हैं तो गुनार मर्दियाल तो आपके सॉफ्ट स्टेट इनका कॉन्सेप्ट है, एशियन ड्रामा इनका कॉन्सेप्ट है गुनार मर्दियाल का। ओके ऐसे चीज़ों को रिवाइज किया करो कि हाँ इनके कॉन्सेप्ट कौन से फेमस है, इससे चीज़ें आपकी हमेशा रिवाइज होती रहेंगी। ओके चलो एंथनी गिडिंग्स तो नहीं, वो तो आपके पोस्ट मॉडर्निस्ट आते हैं। नेक्स्ट है 30 पनॉप्टिकॉन मॉडल ऑफ प्रिजन। पनॉप्टिकन मॉडल ऑफ प्रिजन, इसमें मिशेल फूको ने काम किया है। सर्विलेंस पे आपका डेविड लियोन आ जाते हैं, जो सर्विलेंस सोसाइटी, ठीक है, सर्विलेंस के बारे में। वर्चुअल रियलिटी इस पर काम किया है फीदरस्टोन एंड आर बोरो ने, फीदरस्टोन एंड आर बोरो ने। यस ईथोस ऑफ साइंस ऑब्वियसली रॉबर्ट के मर्टन ने बताया था इसके बारे में, ईथोस ऑफ साइंस के बारे में, जिसका नाम आता है कूडोस फ्रेमवर्क। कूडोस फ्रेमवर्क भी कहते हैं ईथोस ऑफ साइंस के मॉडल को, इसको आप देख लेना, ये बहुत ज़रूरी है। ओके अभी सारा हम पेपर सॉल्व कर लेते हैं पहले, फिर इन चीज़ों को भी रिवाइज करवाया जाएगा। ओके नेक्स्ट है अ टर्म पॉपुलराइज्ड बाय इरविंग गॉफमैन। इसमें इरविन गॉफमैन की एक टर्म के बारे में पूछा गया है, ठीक है, असाइलम हो गया, प्रिजन हो गया, ठीक है, मॉन्स्ट्रीज दैट इम्पोज ऑन देयर रेजिडेंट्स अ फोर्सिबली रेगुलेटेड सिस्टम, रेगुलेटेड सिस्टम, ठीक है। हिंदी में देखें तो इन चीज़ों को यस इरविंग गॉफमैन द्वारा लोकप्रिय एक शब्द शरण, जेलों जैसी सुविधाओं को संदर्भित करने के लिए मठ जो अपने निवासियों पर बाहरी दुनिया से पूर्ण अलगाव, पूर्ण आइसोलेशन होता है आपका, ठीक है, मतलब जहाँ पर जो चीज़ें आपसे करवाई जाएगी वो एक सेटअप होगा जो क्रिएट किया गया है, उसे क्या कहा था, उसे कहा था गॉफमैन ने टोटल इंस्टीट्यूशन। ओके यस 32 है विच अमंग द फॉलोइंग आर द डायमेंशन ऑफ सोशल एक्सक्लूजन, यानी कि सामाजिक बहिष्कार। अगर आपके पास राम आहूजा की इंडियन सोसाइटी की बुक है वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सामाजिक बहिष्कार, पॉवर्टी, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस से रिलेटेड। पहला ऑप्शन है एक्सक्लूजन फ्रॉम द एडिकेट इनकम और रिसोर्स, ऑब्वियसली जो साधन होंगे, बेसिक नेसेसिटीज़ होंगी, उनसे उसे अलग रखेंगे, यानी कि पॉवर्टी, पॉवर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जब हम इसमें बात करते हैं कि इनकम बेस्ड एक्सक्लूशन होता है। दूसरा है फ्रॉम लेबर मार्केट, लेबर मार्केट से भी होता है, हिंदी में इसे कहें क्या कहेंगे आपका श्रम बाजार से, श्रम बाजार से बहिष्करण। थर्ड आ गया है सर्विसेज, ऑब्वियसली सेवाओं नहीं मिलेगी आपको पूरी, और सामाजिक संबंधों से भी,
तो ये चारों आपके ऑप्शन सही हो गए। आपको इससे पता लगा कि व्हाट इज ए सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार वो होता है जिसमें देखो आपको सेवाओं से, इनकम से, लेबर मार्केट से, सामाजिक संबंधों से अलग कर दिया जाता है। ओके, क्लियर? चलो नेक्स्ट करते हैं हम। इसमें ए बी सी डी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन अराउंड। इसमें पूछा गया है कि मानक विचलन और फैलाव का एक उपाय कौन सा है, कौन सा मेजरमेंट है? डिस्पर्शन अराउंड। डिस्पर्शन अराउंड ऑलवेज मीन, याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ मेजर ऑफ डिस्पर्शन अराउंड, अराउंड व्हाट? अराउंड मीन। चलो नेक्स्ट है मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। मार्गरेट मीड का हो जाएगा आपका 20th सेंचुरी फेथ जुर्गेन हैबरमास टूवर्ड्स रैशनल सोसाइटी। हैबरमास मैंने करवा रखा था पोस्ट मॉडर्न थिंकर में और काफी डेप्थ में करवा रखा है। 10 डेज सीरीज को बिल्कुल ध्यान से देखना। 10 डेज जो सीरीज करवाई है उसमें से नेक्स्ट टाइम भी बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, मिशेल फूको हो गया, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, जीनियोलॉजी ऑफ नॉलेज, इनके कॉन्सेप्ट आते हैं। एडवर्ड सेड का आ जाता है ओरिएंटलिज्म। ओके, तो इसमें सही आंसर 34 का हो जाएगा 3, यानी कि मार्गरेट मीड 20th सेंचुरी फेथ। ओके, मार्गरेट मीड काफी इंपॉर्टेंट थिंकर है। ओके, उन्होंने समोया की स्टडी की थी, समोया ट्राइब की स्टडी की थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। Which is not correct about Max Weber concept of ideal type? Ideal type क्या होता है? आदर्श प्रारूप। आदर्श प्रारूप के बारे में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा आदर्श प्रारूप से रिलेटेड नहीं है। ओके, चलो पहला है इट इज एन एनालिटिकल टूल। ऑब्वियसली विश्लेषण के लिए होता है। किसका? मेजरिंग रॉड है। इस कीवर्ड को लिख लो कि आइडियल टाइप इज अ मेजरिंग रॉड। दूसरी चीज बोली गई थी इट प्रोवाइड द बेसिक मेथड ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, ये भी सही है। फोर्थ है एन आइडियल टाइप इज अ फॉर्म बाय द वन साइडेड एक्सेंटुएशन ऑफ वन और मोर पॉइंट ऑफ व्यू, ये भी सही है। इसमें मॉरल आइडियाज नहीं आता है। मैंने कई बार बताया है आइडियल टाइप का मीनिंग मॉरल आइडियाज वाला नहीं होता है। ये एक मेजरिंग रॉड है जो मैक्स वेबर ने यूज किया है व्हेन इट टॉक अबाउट वरेस्टाइन। वरेस्टाइन मेथड के बारे में जब वो बताते हैं। ओके, यस। नेक्स्ट आपका आ जाता है 37 क्वेश्चन। 37 क्वेश्चन है विथ व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल, मतलब जितने भी हमारे फंक्शनलिस्ट थिंकर है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। तो देखो पहले आते हैं स्पेंसर, ठीक है, फिर आते हैं इमाइल दुर्खिम। इसमें देखो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इनका कॉन्सेप्ट है कि जो सर्वाइव कर पाएगा वही रहता है। इमाइल दुर्खिम कंसिडर किए जाते हैं क्लासिकल थिंकर हैं। फिर आते हैं आपके ब्राउन, फिर पार्सन्स, फिर मर्टन, यानी कि पहले BACDE। 37 का हो जाएगा BACED। चलो नेक्स्ट है व्हाट इज द एंटेंसेंट ऑफ द वीकनिंग ऑफ नेशन स्टेट, मतलब जो नेशन स्टेट है ये एक PYQ है। पहले भी आई थिंक 18 में कि 19 में एक क्वेश्चन आया था कि नेशन स्टेट की जो वीकनिंग हो रही है, जो कमज़ोर हो रहा है, उसके पीछे कौन से रीज़न है। इसमें यह पूछा गया है आपसे कि समकालीन समाज में राष्ट्र राज्यों के कमज़ोर होने के पूर्ववत कारण क्या है, कि पूर्ववत क्या है। ठीक है, तो इसमें पहला है ट्रांसनेशनल फ्लो ऑफ द पीपल। ऑब्वियसली ये सही बात है, जैसे लोगों का फ्लो हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं नेशन स्टेट की फीलिंग कम होती जा रही है। ठीक है, लोगों का अंतर्राष्ट्रीय प्रवाह। दूसरा है MNC, यानी कि जितनी भी मल्टीपल कॉर्पोरेशन, मल्टीपल कंपनीज आ रही हैं, ठीक है, उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है, ये भी सही बात है। ओवर एम्फोसिस ऑफ नेशनलिज्म, अगर हम नेशनलिज्म पर ओवर एम्फोसिस कर रहे हैं तो वो कैसे रीजन हो सकता है कमजोर होने का, तो ये आपका हो जाएगा गलत।
डी है डेवलपमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ न्यू कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, ग्लोबल लेवल पे जो भी विकास हो रहा है नई नई कंपनियों का, तो आपको इसे समझ आना चाहिए कि नेशन स्टेट की वीकनिंग के 3 कारण बताए गए हैं इसमें। पहला कारण बढ़ती कंपनियां, दूसरा कारण बोला है लोगों का फ्लो आना जाना उनका अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, और तीसरा कारण बोला है जितना कि कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल लेवल पर एक्सचेंज हो रही है, बेची जा रही है। ओके, नेशनलिज्म पर एम्फेसिस करना कभी भी नेशन स्टेट की वीकनिंग का कारण नहीं होता है। ओके, यस। नेक्स्ट आपका आ जाता है अ टर्म जेंडर ऑर्डर। जेंडर ऑर्डर टर्म किससे जुड़ी है? रॉयन कॉनेल से। जेंडर ऑर्डर कहो, जेंडर रेजिमा कहो, जेंडर ऑर्डर, जेंडर रेजिमा, ठीक है, हेजिमोनिक मैस्कुलिनिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट किससे जुड़े हैं? रॉय कॉर्नेल से, रॉय कॉर्नेल से। और जेंडर करके उनकी एक बुक भी है। ओके, चलो नेक्स्ट है मैनुअल कैसल्स लेबल्ड द थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंफॉर्मेशनलिज्म। याद रखें, इंफॉर्मेशन इज इक्वल टू मैनुअल कैसल। ओके, उन्होंने फीचर बताए थे कुछ, और उन फीचर्स के बारे में हमें पूछा गया है। पहला था द ड्राइविंग रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। सही बात है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है? इससे आर्थिक विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ रही है जब से इंफॉर्मेशन चीजें आने लगी। दूसरा है अ शिफ्ट फ्रॉम मटेरियल प्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन प्रोसेस, यानी कि सामग्री उत्पादन के लिए सूचना प्रसंस्करण में बदलाव। तीसरा है नेटवर्क औद्योगिक संगठन के नए रूपों का उद्भव होना, विकास होना। और फोर्थ वन इज राइज ऑफ सोशियो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। इसमें सारे ऑप्शन सही हैं, मतलब याद रखना इन चीज़ों को कि इंफॉर्मेशनलिज्म के बारे में मैनुअल कैसल ने क्या क्या फीचर बताए। पहला बताया कि साइंस टेक्नोलॉजी का रोल है, दूसरा बताया प्रोडक्शन जो मटेरियल से है वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो रहा है, तीसरा बताया जो नई फॉर्म्स आ रही है नेटवर्क की, एंड फोर्थ वन इज किसका ग्रो होना, किसका राइज होना, सोशियो इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन का। तो इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 40 क्वेश्चन। Economic action can't be reduced to irrational individual calculation of profit or interest maximization, but must be seen as embedded within social network involving social division, power relation, organization, culture and politics. मैक्स वेबर, नील जे स्मेल्सर, मार्क गोनोवेटर और पार्सन्स। इसमें पूछा गया था आपसे कि आर्थिक कार्यवाही को तर्कसंगत, लाभ, ब्याज, अधिकतम की व्यक्तिगत गणना में कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन सामाजिक विभाजन, शक्ति संबंधों। तो देखिए, सोचने पर तो लगता है कि शायद मैक्स वेबर भी हो, पावर पे उनका बात भी है, स्मेल्सर भी हो सकता है, बट ये एक नया क्वेश्चन है, इसको याद रखें। इसका आंसर हो जाएगा मार्क ग्रेनोवेटर। हालांकि मार्क ग्रेनोवेटर के काफ़ी कॉन्सेप्ट सेट में कोई और एमपीपीएससी के एग्जाम में आए हैं, बट ये फर्स्ट टाइम है कि इनकी एक स्टेटमेंट पूछी गई है आपसे। ओके, यस। 42 क्वेश्चन आपका ये है, विच अमंग द फॉलोइंग आर ट्रू अबाउट मिशेल फूको जीनियोलॉजी ऑफ पावर। ये क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम ट्रिकी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हुआ क्या है, इसमें पूछा गया था कि फूको ने जीनियोलॉजी ऑफ पावर के बारे में क्या कहा। इन्होंने कहा कि फूको इज कंसर्न विद हाउ पीपल गवर्न देमसेल्फ, यानी कि इसको हिंदी में बता देते हैं आपको। फूको इस बात से चिंतित थे कि लोग कैसे उत्पादन के माध्यम से स्वयं को और दूसरों को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, ये बात सही है। दूसरी है ही सपोर्टेड द हायरार्काइजेशन ऑफ नॉलेज, लेकिन इसमें क्या है कि उन्होंने यहाँ पर आ जाएगा डिडंट। उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा था कि नॉलेज की हायरार्की होनी चाहिए, वो कभी भी इसके सपोर्ट में नहीं कहे थे। उन्होंने कहा था कि कभी भी नॉलेज का, ज्ञान का संस्तरण नहीं होना चाहिए। ओके, यस। थर्ड, या उनका पदानुक्रम नहीं होना चाहिए। थर्ड बोला गया था ही इज इंटरेस्टेड इन टेक्नोलॉजीज दैट आर ड्राइव फ्रॉम नॉलेज एंड हाउ दे आर यूज्ड बाय
वेरियस इंस्टीट्यूशंस। ओके, ये भी सही था। डी था आपका, हालांकि फूको ने ज्ञान और शक्ति के बीच संबंध देखा लेकिन अभिजात वर्ग द्वारा साजिश नहीं देखी। ये तीनों स्टेटमेंट सही थी, ए, सी और डी। बी गलत है, क्योंकि ये इसलिए गलत है, फूको ने कभी भी नॉलेज की हायरार्की की बात नहीं की थी। वह कहते थे कि कभी भी नॉलेज का हायरार्की नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु अमंग द फॉलोइंग यूज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, कि सामाजिक संरचना के बारे में कौन बताता है। देखो, ब्राउन ने भी बात की है सामाजिक संरचना की। और देखो, मैं एक चीज बताती हूँ आपको, जो ब्राउन है उनके फंक्शनलिज्म को हम कहते हैं सोशियोलॉजिकल फंक्शनलिज्म। सोशियोलॉजिकल फंक्शनलिज्म या स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, क्योंकि ही इज प्योर स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट। और वहीं अगर हम मैलिनोस्की की बात करें, उनके फंक्शनलिज्म को कहते हैं प्योर फंक्शनलिज्म। प्योर फंक्शनलिज्म कह लो या इंडिविजुअल फंक्शनलिज्म कह लो, कल्चरल फंक्शनलिज्म भी हम इसे कह सकते हैं। इन टर्म्स को याद रखना। ओके, और यहाँ जो सही आंसर है वो है ब्राउन, नेडेल और टालकट पार्सन्स। ये तीन लोग जुड़े हैं सामाजिक संरचना से। मैलिनोस्की इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया वो एक प्योर फंक्शनलिस्ट थे। ओके, यस, इन चीजों को लिखते रहना। नेक्स्ट है, विच इज नॉट द एडवांटेज ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। इनमें से कौन सा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का फीचर नहीं है। पहला है इसमें, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में इनहांस्ड न्यूट्रिशनल क्वालिटीज ऑफ फूड। ओके, इसमें पहली ये चीज बोली गई है। इसका मतलब है आनुवांशिक रूप से संशोधित फसल खाद्य उत्पादन के पोषण गुणों को बढ़ा सकती है। ठीक है। दूसरा इसमें ये बोला गया है, यह उनके दिखावे में सुधार कर सकता है। इट में इम्प्रूव देयर अपीयरेंस। ओके। थर्ड बोला गया है, गरीब किसान उन प्रौद्योगिकियों में बंद हो सकते हैं जिन्हें वे बनाए रखने का जोखिम नहीं उठा सकते। एंड फोर्थ इज, जीएम फसल कीट के प्रति अधिक प्रतिरोधी है, यानी कि जीएम क्रॉप में भी मोर रेसिस्टेंट टू पेस्ट। इसका जो गलत आंसर इसमें पूछा गया है कि कौन सा एडवांटेज नहीं है, इसमें आ जाएगा पुअर फार्मर में बिकम लॉक। ये इसका एडवांटेज बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं ये तो लॉस हुआ ना, वो कहीं ना कहीं लिमिटेड हो जाएंगे अपनी चीजों को लेके, उस स्किल को लेके। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एनवायरमेंटलिज्म। पर्यावरणवाद के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। पर्यावरणवाद से जो इंडियन थिंकर जुड़े हैं, दैट इज रामचंद्र गुहा। रामचंद्र गुहा जुड़े हैं एनवायरमेंटलिज्म से। ओके, और ये चीज मैंने आपको करवा रखी थी। इट रेफर टू ऑल फॉर्म ऑफ, यानी कि ह्यूमन और नेचर के संबंधों से जुड़ा है, बिल्कुल सही। ठीक है, ये नर्चर करता है किसे, काउंटर कल्चरल एनवायरमेंटलिज्म को, ये भी सही। फोर्थ है, द मोबिलाइजेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी इन डिफेंस ऑफ देयर स्पेस अगेंस्ट इंट्रूशन एंड अनडिजायरेबल, ये भी पार्ट है एनवायरमेंटलिज्म का। इसमें कह रहे हैं कि इकोफेमिनिज्म इज नॉट द पार्ट ऑफ एनवायरमेंटलिज्म। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इकोफेमिनिज्म भी तो पार्ट होता है ना एनवायरमेंटलिज्म का, यानी कि नारीवाद हो गया जो आपका, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट गिना जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं एनवायरमेंटलिज्म का इकोफेमिनिज्म इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये तीन स्टेटमेंट सही थी एनवायरमेंटलिज्म के बारे में, इसे याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम नहीं, ये आपसे पूछा गया था कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन,
सोशल स्ट्रेटिफिकेशन एट एम्पिरिकल लेवल, आपने ये पढ़ा है कि ये बुक्स किसकी है, बट इसमें ये क्वेश्चन डेप्थ में पूछा गया था कि ये बताओ इन बुक्स का, इनमें से किस बुक के में मतलब इन्होंने बताया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन के बारे में, सामाजिक स्तरीकरण के बारे में, किन किन ने स्टडीज की है इन बुक्स में से। पहला आता है एंड्रे बेते, कास्ट क्लास एंड पावर, ये इनके बुक्स नेम है, लिख लो इन्हें, भूलना मत। कास्ट क्लास एंड पावर, अगर CCP आएगा तो आ जाएगा बेते, एंड्रे बेते। वहीं अगर CSP आ जाएगा तो आ जाएगा वेबर। ठीक है, इन चीजों को याद रखना। एस.सी. दुबे, इंडियन विलेज, यहां मैंने इसके ईयर लिखे थे, इज इट, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो इन चीजों को याद रखना अच्छे से, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ABCD। इन चारों किताबों में बताया गया है सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। एस.सी. दुबे की इंडियन विलेज, F.G. बेले का कास्ट एंड इकोनॉमिक फ्रंटियर, ठीक है, मैकियम मैरिट का कास्ट रैंकिंग एंड कम्युनिटी स्ट्रक्चर इन द रीजन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, यस। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ जाता है, मैच द लिस्ट, भी मैच द कॉलम था, रिलीजन एंड द राइज ऑफ कैपिटलिज्म, ये बुक है टॉनी की, इसे नोट डाउन कर लो प्लीज, नई बुक है टॉनी की। एंशिएंट जुडाइज्म, ये तो वेबर की बुक है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन ट्राइब, ये ब्राउन की है। और प्रिमिटिव रिलीजन बाय लोवी। इन बुक्स नेम को अलग से कॉपी लगाओ, जितनी बुक्स नेम जहां आपको PYQ में, सेट में, जहां कहीं मिलती है उनको लिखना शुरू करो। ओके, चलो नेक्स्ट है ग्लोबल कॉमन्स। ग्लोबल कॉमन्स का आंसर सही हो जाएगा पुटिंग एनवायरमेंटल हाजार्ड्स इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ पुअर पीपल। ओके, सी का हो जाएगा 3। इसमें ये गलत है, वेट मैं आपको सही समझाती हूँ। ओके, इसमें अगर हम बात करते हैं ग्लोबल कॉमन्स, एसिड रेन, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंटल रेसिज्म। अगर एग्जाम देखो इस पर काम किया है चेंस ने, ये एक बंदे का नाम है जिसने एनवायरमेंटल रेसिज्म पर काम किया है। इसका आंसर, इसका मतलब होता है पुटिंग एनवायरमेंटल हजार्ड इन प्रॉक्सिमिटी ऑफ पुअर पीपल। इसमें ये वाला नहीं, डी का हो गया 2, तो डी का 2 कहां पर है, ये वाला ऑप्शन सही है। ओके, यस, इसका हिंदी मीनिंग है पर्यावरणीय जातिवाद। ठीक है, पर्यावरणीय जातिवाद के बारे में क्या मतलब होता है, पर्यावरणीय खतरों को गरीब लोगों की निकटता में रखना, इसे बोलते हैं एनवायरमेंटल रेसिज्म। इन चीजों को अच्छे से याद रखना। दूसरा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, इसका हो जाएगा बी, थर्ड का हो जाएगा आपका 2, यानी कि मैं आपको बताती हूँ, बी का हो गया आपका, इसका सही आंसर जो है दैट इज दिस वन, ये राइट आंसर है आपका। ओके, बी का 1। एसिड रेन यानी कि परसेप्शन दैट इज मेड एसिडिटी, यहीं से क्लियर हो रही थी ये चीजें। ठीक है, सी का आ गया 4, ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो राइज हो जाता है। ठीक है, यस। उसके बाद आता है आपका ग्लोबल कॉमन्स, इसके बारे में जो बात करते हैं वो करते हैं रिसोर्स शेयर्ड बाय ऑल मेंबर। ठीक है, ग्लोबल कॉमन्स में रिसोर्स शेयर करना, उन पे बातचीत होती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आपका आ जाता है 49th क्वेश्चन, Who has proclaimed the epistemological break? ये तो मैंने कई बार करवा दिया था कि एपिस्टोमोलॉजिकल ब्रेक के बारे में कौन बात करते हैं, लुईस अल्थुजर। लुईस अल्थुजर बात करती है एपिस्टोमोलॉजिकल ब्रेक के बारे में। यस, ये इंपॉर्टेंट है। सीरैट मिल देखो, सीरैट मिल, बी डरनड्रॉफ, इन थिंकर्स को बार बार पढ़ो। आप देख रहे हो मैक्सिमम कॉलम में, मैक्सिमम ऑप्शन में इन्हीं थिंकर को रिपीट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट राइट है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन इन 1987, बिल्कुल सही। एजेंडा 21, ठीक है, 1992 में हुआ था, सही। 1992 में ब्राजील में रियो डी जनेरियो की समिट हुई थी, ये भी सही।
लेकिन रेचल कार्सन की बुक तो सही है कि साइलेंट स्प्रिंग उनकी बुक है, लेकिन ये बुक आई थी 1962 में। इस अकॉर्डिंग ये वाला ऑप्शन हो जाता है गलत, और सही आंसर जो हो जाएगा ए, बी और सी। ठीक है, 50 का हो जाएगा आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट है, ये भी था, आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे ऑर्डर से। ठीक है, इसमें आपको याद रखें कि पहला हो जाएगा रूलिंग क्लास। सबसे पहले आएगी रूलिंग क्लास बुक जो है वो जी मॉस्का की है, और ये कब आई थी बुक? ये बुक आ गई थी आपकी 1896 में। ठीक है, इन्हें लिख लो, 1896 में आई थी रूलिंग क्लास। पॉलिटिकल पार्टीज कब आई थी? 1911 में आई थी। माइंड एंड सोसाइटी आ गई थी 1935 में। ओके, और पावर इलीट आई थी 1956 में। इस अकॉर्डिंग पहले आती है रूलिंग क्लास, उसके बाद हुई थी पब्लिश आपकी पॉलिटिकल पार्टीज, फिर माइंड एंड सोसाइटी, एंड फिर पावर इलीट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, डी, बी और ए। ओके, नेक्स्ट है अ हाइपोथेसिस। ऑब्वियसली इसमें पूछा गया है जहां दोनों के बीच संबंध नहीं होता है, जिस उपकल्पना में, जिस प्राकल्पना में दो प्राकल्पना में आपस में कोई संबंध नहीं दिखता है वेरिएबल्स में, उसे कहते हैं हम नल हाइपोथेसिस, यानी कि कोई संबंध नहीं है। 53 आ गया आपका, बुक्स पूछी गई थी। मॉडर्निटी एंड सेल्फ आइडेंटिटी, ये बुक आती है आपकी एंथनी गिडिंग्स की, कई बार एग्जाम में आ चुकी है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रिमिटिव सोसाइटी, ये आपकी ब्राउन की जाती है। सोशल सिस्टम 1951 बाय पार्सन्स, और ऑन द शोल्डर ऑफ जेंट्स ये हो जाएगा रॉबर्ट के मर्टन। इस अकॉर्डिंग सही आंसर है ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। यस, नेक्स्ट आपका बनता है क्वेश्चन, ये भी मैच द कॉलम था। ये थोड़ा नया क्वेश्चन कह सकते हैं, बट इतना भी नया नहीं कहेंगे, क्योंकि नेट वालों को पता है कि अपन लोग क्या पढ़ते हैं। अपन लोग पढ़ते हैं पेपर 1, और पेपर 1 में ये चीजें पढ़ाई जाती है हम लोगों को, है ना। तो इसका सही आंसर था आइटम एनालिसिस। किसने दिया है? गटमैन, जिसके स्केल को हम कहते हैं स्केलोग्राम। ओके, गटमैन का स्केल को कहते हैं स्केलोग्राम। ये था आइटम एनालिसिस। कंसेंसस स्केल के बारे में बात करें तो ये लीकर्ट स्केल है। ओके, सी का 4 होना था, बहुत इजी था। कॉमुलेटिव आ जाता है थर्नस्टीन का, और फैक्टर एनालिसिस, फैक्टर एनालिसिस आता है आपका ऑसगुड का। ऑसगुड सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल, इसे भी याद रखें कि ऑसगुड के स्केल को क्या कहते हैं? सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। और ये किस बारे में था? ये फैक्टर एनालिसिस के बारे में था। ये थोड़ा नया क्वेश्चन कह सकते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज नॉट ट्रू अबाउट इरावती कर्वे। देखो, इरावती कर्वे की बुक भी सही लिखी है, जो कि 1956 और 1949 के अराउंड पब्लिश हुई थी। ठीक है, उन्होंने इंडोलॉजिकल अप्रोच, टेक्सचुअल अप्रोच अपनाया था। टेक्सचुअल कह लो, इंडोलॉजिकल कह लो, और ये अप्रोच किसने और अपनाया था? घुरिये ने। ठीक है, जीएस घुरिये ने भी इस अप्रोच को अपनाया था। शी वॉज बोर्न इन पुणे, ये गलत है। पुणे यूनिवर्सिटी में तो उन्होंने पढ़ाई की थी ना, वो थी बेसिकली बर्मा से। ओके, और उनकी ये बुक युगांता थी, जिसमें उन्होंने महाभारत के बारे में बताया है। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, बाकी के ये तीनों चीजें सही हैं। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, हु स्टार्टेड हिज बुक विद द थियोरेटिकल क्वेश्चन हु नाउ रीड स्पेंसर, कि अब स्पेंसर को कौन पढ़ता है। आपको इससे आइडिया होना चाहिए था कि लाइक ये जो आपके फंक्शनल थिंकर में आ जाते हैं, इसका आंसर है टालकेट पार्सन्स। टालकेट पार्सन्स इसके बारे में बोलते हैं। ओके, कॉलिंस तो नहीं है, क्योंकि कॉलिंस तो मतलब कॉन्फ्लिक्ट थिंकर में आ जाते हैं, है ना। दुर्खीम भी नहीं होगा किसी भी हाल में। पार्सन्स था इसका सही आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ प्रोसेस ऑफ अर्बन रेन्यूअल,
ये मैंने कई बार करवाया था। इसमें पूछा गया है कि वो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जहाँ पर पुराने एरिया को मॉडिफाई करके उसको बेटरमेंट किया जाता है, उसकी मॉडिफिकेशन की जाती है, उसे कहते हैं जेंट्रिफिकेशन। और गेरोंटोलॉजी क्या होती है? जब हम ओल्ड एज के लोगों पर स्टडी करते हैं, उनके अगर बीमारियों पर स्टडी करेंगे तो उसे गेनेटिक्स कहेंगे, अगर उनके ऊपर स्टडी करेंगे उसे कहेंगे गेरोंटोलॉजी। ओके, ग्लोबल सिटी पर किसका काम है? ससिस्किया ससेन का काम है। ससिस्किया ससेन का इस पर काम है, ग्लोबल सिटी पर। और ग्लोबल विलेज पर किसका काम है? इस पर काम है मार्शल मकलूहन का। ओके, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका था, व्हाट इज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ये तो मैंने आपको लास्ट डे 17 डे में करवाया था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कॉन्सेप्ट नेम, बुक्स नेम, वो सब कुछ। ओके, तो इसमें पहला जो ये बुक आई थी 8045 में, ये आपकी 8048 में आती है, ठीक है, ये 8047 में आती है, और जो कैपिटल है वो कब आती है? 1867 में। इसकी बाकी के 2 वॉल्यूम कब हुए थे? उनकी डेथ के बाद पब्लिश हुए थे। तो देखो, पहला हो गया ए, और ए पहले सी में ही है, तो ए, डी, बी, सी और ई, ठीक है। आई होप आपने इसका आंसर सही किया हो। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, इंट्रोड्यूसिंग वुमेन स्टडीज। इसका आंसर हो जाना था आपका रॉबिन्सन। रॉबिन्सन ने इस पर काम किया है, ठीक है, यस। फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म, इस पर जिन्होंने काम किया है वो है निकोलसन। ये नए नाम याद रखना कि फेमिनिज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म पर इकट्ठे किसने बुक लिखी है? वो है निकोलसन। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंटीमेसी, ये बुक तो इतनी बार करवाई थी, एंथनी गिडिंग्स की है। सेक्स, जेंडर एंड सोसाइटी, ये थी एना ओकले की, ठीक है। एना ओकले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेमिनिस्ट है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल मूवमेंट कैन बी क्लासिफाइड न्यू सोशल मूवमेंट? इसमें जाना था, देखो, इकोलॉजिकल, फेमिनिस्ट एंड ब्लैक, ये 3 जो मूवमेंट है ये नए हैं, ठीक है। वहीं भूदान मूवमेंट आपका ओल्ड सोशल मूवमेंट आता है, कब हुआ था? 1951 में हुआ था। कौन लेके आया था? 1951 में हुआ था। कौन लेके आया था? विनोबा भावे। क्यों? क्योंकि वो मतलब उनका कहीं ना कहीं इस पे क्रिस्मेटिक असर दिखा था, ठीक है, तो वो एक क्रिस्मेटिक पर्सनालिटी कहे जाते हैं। ये क्वेश्चन भी कई एग्जाम में आ चुका है। ओके, यस। इसके बारे में ये चीजें आपको पता हो कि देखो, ये चीजें ध्यान रखना। भूदान मूवमेंट 1951 में आया, ठीक है, और नारीवादी जो मूवमेंट्स आए थे ये आए थे 1960 के आसपास मैक्सिमम, ठीक है। ब्लैक मूवमेंट, ब्लैक फेमिनिज्म सेम है, ये 1966 टू 1975 में जब इंटरसेक्शनलिटी थर्ड वेव आपकी चल पड़ी थी। ओके, और पारिस्थितिकी आंदोलन ये आपके आते हैं आफ्टर 1970। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द गारोज कैन बी अंडरस्टूड ओनली इन द कंटेक्स्ट ऑफ। जो गारो ट्राइब है, जो गारो ट्राइब के बारे में हम पढ़ते हैं, इसमें हमसे ये पूछा गया था, गारो ट्राइब के बारे में हिंदी में आपको बता देते हैं। यस, गारो की सामाजिक संरचना को किसके कंटेक्स्ट में समझते हैं? वो हम समझते हैं नोक के। इसका आंसर हो जाएगा नोक। इसको आपको याद रखना, इन चीज़ों को समझ लो कि जो ट्राइब्स हैं वो कहाँ की डोरमेट्रीज है, उनकी क्या क्या, उनमें कौन सा फैमिली स्ट्रक्चर है, उनके अंदर कौन सी संरचना है, फैमिलीज जो फैमिलीज होती है पैट्रियार्कल, उनको क्या बोलते हैं, फैमिली मेंबर्स को क्या बोलते हैं। ये क्वेश्चन एनटी हर बार पूछता है। ओके, तो इसमें आ जाएगा नोक। 62 था, राधा कमल मुखर्जी प्रपोज द ह्यूमन सिविलाइजेशन। इसका तो आसान था, BUS करना था आपने याद,
बी से बायोलॉजिकल, यू से यूनिवर्सल एंड एस से स्पिरिचुअल। सेक्युलर डायमेंशन की बात वो नहीं करते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, द क्वालिटीज ऑफ गुड रिसर्च। देखो सिस्टमैटिक भी होती है रिसर्च, लॉजिकल भी होती है, एम्पिरिकल भी होती है, रिप्लिकेबल भी होती है। कभी भी गुड रिसर्च हाइपोथेटिकल नहीं होती है, आप कल्पना में गुड रिसर्च नहीं कर सकते, ठीक है। हाइपोथेसिस आपका एक स्टेप होता है, बट कभी भी हाइपोथेटिकल इज नॉट द फीचर ऑफ गुड रिसर्च। तो इसका सही आंसर होना था ए, बी और डी एंड ई। नेक्स्ट है द लर्निंग ऑफ एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर। मतलब कि अगर हम किसी एम्प्लॉयमेंट में, मैं आपको हिंदी समझाती हूँ इसके अच्छे से। इसमें पूछा गया था कि मान्यता प्राप्त और टिकाऊ क्षमता के लिए आवश्यक दृष्टिकोण और व्यवहार सीखना रोजगार के संदर्भ में, मतलब एम्प्लॉयमेंट के कंटेक्स्ट में, रोजगार के कंटेक्स्ट में जो हम बिहेवियर सीखते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ऑक्यूपेशनल सोशलाइजेशन। आपको यहाँ पर एक कीवर्ड था सीखना, ठीक है, बिहेवियर, एटीट्यूड, लर्निंग। लर्निंग किस में होती है, सोशलाइजेशन में। समाजीकरण का मतलब क्या होता है, समाज के व्यवहारों को सीखना, ठीक है, जिससे हम समाज के सही मेंबर बनते हैं। ओके तो ऑक्यूपेशनल सोशलाइजेशन इसका सही आंसर था, वेरी इजी। नेक्स्ट है आपका द ऑब्जर्वेशन विच ऑकर मोस्ट फ्रीक्वेंट, ठीक है। इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंट पूछा गया है, जो बाबर से मान लो एक संख्या है 6, 5, 4, 3, 5, 6, तो इसमें जो 5 मोस्ट फ्रीक्वेंट है, जो बार बार आता है, उसे हम कहते हैं मोड। इसका सही आंसर हो जाएगा मोड। नेक्स्ट है आपका द कंसेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी डेवलप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अरेंज द फॉलोइंग सोशियोलॉजिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर हु कंट्रीब्यूटेड टू द नोशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कि नौकरशाही जो व्यवस्था है, आपसे पूछा गया था कि नौकरशाही व्यवस्था में इन सारे थिंकर की थ्योरीज जो दी गई है उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताओ कि किन किन थिंकर ने इस पे काम किया है। सबसे पहले देखो आपको इससे क्लियर होना था कि जो मैक्स वेबर है वो एक क्लासिकल थिंकर है, ठीक। सबसे पहले यही आते हैं, तो देखो ए ऑप्शन सिर्फ थर्ड में ही है, क्लासिकल, फिर गोल्डनर, फिर रॉबर्ट के मर्टन, पीटर ब्लाउ, ठीक है, और आपका क्रोजियर। तो इन चीजों को याद रखना, एग्जाम में आ सकता है अगली बार कि बताओ ब्यूरोक्रेसी पर इनका क्या व्यूज है, गोल्डनर का क्या व्यूज है, ब्लाउ का क्या व्यू है, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है नेक्स्ट टाइम। चलो नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी डाटा। कौन सा प्राइमरी डाटा नहीं है, मेल्ड क्वेश्चनियर बिल्कुल है, डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू ये भी आपका आता है, साक्षात्कार बोले तो प्रश्नावली, साक्षात्कार, केस स्टडी मेथड ये भी आता है। लेकिन मटेरियल पब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट, जो मटेरियल पब्लिश हो चुका है आप उसको देख रहे हो, तो वो आपका प्राइमरी नहीं होगा, वो आपका सेकेंडरी डाटा कंसीडर किया जाएगा। ओके चलो इसमें ये हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ द फैक्ट्री सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ओके इसमें आपसे पूछा गया था इसके बारे में कि निम्न में से कौन सा उत्पादन की कारखाना प्रणाली का लाभ नहीं है। देखो पहला है, इसमें बताया गया इकोनॉमिक बाय allowing advantage of scale while reducing the cost of distribution of raw material and finished product। ये सही है कि आर्थिक पैमाने के फायदे की अनुमति देकर जबकि कच्चे माल के वितरण की लागत को कम करते हुए, ठीक है, और तैयार उत्पाद। दूसरा है तकनीकी शिल्प श्रम के कौशल और मशीनों के उपयोग को संभव बनाना। ये एक नेगेटिव टर्म है, इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है फैक्ट्री सिस्टम का। ओके तो इसमें ये वाला गलत हो जाएगा। थर्ड है राजनीतिक प्रक्रिया में श्रमिकों को नियंत्रित करने के लिए मालिक को सशक्त बनाना, ये भी सही है।
मैनेजरियल भी सही है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा टेक्निकल, बाय मेकिंग पॉसिबल द डिस्किल। इसका सही आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि ये इसका कहीं ना कहीं नेगेटिव फीचर कंसीडर किया जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट है आपका 69 कि डेफिनेशन इज अ फ्रेज सिग्निफाइंग अ थिंग एसेंस। एरिस्टोटल के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो आपको पता होगी चीजें कि ये कॉन्सेप्ट इसेंस के बारे में जब हम बात करते हैं तो उस पे एक ही थिंकर का नाम आता है, वो है एरिस्टोटल। ओके, यस। 70 क्वेश्चन आपका है, habitus refers to ensemble of disposition by which। habitus के बारे में पूछा गया है, नाम से क्लियर है, इस पे किसने काम किया है, पियरे बोर्दियो ने। ओके, habitus के फीचर पूछे गए थे कि habitus की डेफिनेशन क्या है और ये दी किसने है, ठीक है, यस। नेक्स्ट है 71 अकॉर्डिंग टू पार्सन्स विच अमंग द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट। यहाँ ये नहीं पूछा गया, यहाँ पूछा गया है बेसिक यूनिट ऑफ सोशल सिस्टम। मैक्सिमम लोगों ने ये टिक किया है, ये नहीं होना था, ये उनके, ये इसमें कंसिडर नहीं किया जाता है। उनकी जो बेसिक यूनिट है, उनकी जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, द स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स। स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स उनकी बेसिक यूनिट कंसिडर की जाती है। ओके, नेक्स्ट है अगस्ट कॉम्ट के मेंटर। अगस्ट कॉम्ट के गुरु कौन थे, बहुत इजी क्वेश्चन था, सेंट सिमोन उनके गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट मिलेक्यूल्स ऑफ इनोवेशन। मिलेक्यूल्स ऑफ इनोवेशन के बारे में पूछा गया है। ये देखो कॉन्सेप्ट दिया किसने है, ये नया क्वेश्चन है, इनको प्लीज लिख लेना। ओके, ये दिया है कैसल ने, पीटर हॉल ने और फिलिप आइडेलट ने, ठीक है, ये तीन लोगों ने कॉन्सेप्ट दिए थे, कैसल, हॉल एंड फिलिप आइडेलट ने, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट थी, इट इज स्पेसिफिक सेट ऑफ रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट दैट एम एट जनरेशन न्यू नॉलेज। ओके, न्यू नॉलेज के बारे में बताया गया था। थर्ड है स्पेटल प्रॉक्सिमिटी। हिंदी में बात करते हैं इसके बारे में ताकि चीजें जल्दी से आप लोगों को क्लियर हो। पहला इसमें बताया गया है, यह अवधारणा मैनुअल कैसल वगैरह ने दी है। दूसरा है, यह उत्पादन और प्रबंधन के संबंध का एक विशिष्ट सेट है, यानी कि स्पेसिफिक सेट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। थर्ड है, स्थानिक निकटता ऐसे मिल्क्स के अस्तित्व के लिए आवश्यक भौतिक स्थिति है। एंड फोर्थ है, नवाचार के उच्च तकनीकी नेतृत्व वाले औद्योगिक मील के पत्थर को टेक्नोपॉल कहते हैं। टेक्नोपॉलिस क्या होता है, टेक्नोपॉलिस इज अबाउट द हाई टेक्नोलॉजिकल लेड ऑफ इंडस्ट्रियल मोलेक्युल्स। ओके, तो ए बी सी डी चार ऑप्शन इसके सही हैं। नया टर्म है, याद रखना कि व्हाट इज मोलेक्युल्स ऑफ इनोवेशन। नेक्स्ट है सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ। ये तो आसान ही था। महुआ की स्टडी किसने की है, महुआ की स्टडी की थी आपकी आईपी देसाई ने। सेंट्रल इंडिया पे किसने काम किया है, सेंट्रल इंडिया पर बुक किसकी है, कास्ट एंड किनशिप, ये आपकी हो जाती है एसी मायर। एसी मायर के बीच में है सी आपका, और सेंट्रल इंडिया पर स्टडी किसने किया है, मायर ने। आप इसे याद रख सकते हो कि सी से मायर और सी से सेंट्रल इंडिया के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड रेवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न, विलियम जे गुडे, और इनकी एक बुक और आई थी, मेथड इन सोशल रिसर्च। ओके, फोर्थ है फैमिली एंड किनशिप, रूरल कश्मीर के बारे में, ठीक है, तो इस पे काम किया है टी.एन. मादान ने। टी.एन. मादान ने इस पे काम किया है। 74 का सही हो जाएगा 3। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन आते हैं, फिफ्थ वन इज अबाउट बेसिक स्टेप इन द एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। जब हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की बात करते हैं तो उसका बेसिक स्टेप कौन सा है, पहला देखो द सर्वे ऑफ लिटरेचर, बिल्कुल सही। प्रिपेयरिंग एन इंटरव्यू शेड्यूल, ठीक है, पहला सर्वे ऑफ लिटरेचर यानी कि जो साहित्य है उसका अध्ययन करना कि पहले कौन सी स्टडी हो चुकी है। ओके, और दूसरा है इंटरव्यू शेड्यूल करना,
तीसरा है एक्सपीरियंस सर्वे करना, ये भी इसमें आता है। एंड फोर्थ है इनसाइट स्टिमुलेटिंग। आपको क्या करना है, जहां भी आपने एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन के बारे में लिखा होगा वहां इन पॉइंट्स को ऐड करना है कि एक्सपीरियंस सर्वे इसमें होता है, एनालिसिस ऑफ इनसाइट स्टिमुलेटिंग एग्जांपल, ये सब चीजों को लिख लेना इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, और ये सारी सही है। ओके चलो नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग सोशोलॉजिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू द रोल थ्योरी। यहाँ पूछा गया है कि कालक्रमानुसार बताओ किस किस ने भूमिका सिद्धांत दिए हैं। देखो सबसे पहले दिया है रॉल्फ लिंटन ने, ठीक है, फिर आते हैं आपके, उसके बाद आ जाते हैं पार्सन्स, फिर आएंगे रॉबर्ट के मर्टर, एंड देन लास्ट में इरविंग गॉफमैन का कॉन्सेप्ट था रोल डिस्टेंस। रोल डिस्टेंस पर इन्होंने काम किया है। स्टेटस रोल कॉम्प्लेक्स ये इन्होंने पार्सन्स ने दिया है। रोल सेट हो गया, स्टेटस सेट हो गया, इस पे किसने काम किया है, मर्टन ने। रोल सेट, स्टेटस सेट, मल्टीपल रोल, ओके, मल्टीपल रोल्स। चलो ये आपका हो गया सही। नेक्स्ट है आपका, तो इसमें ये चीज आपने ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन। कई बार बताया डिस्टेंसिएशन यानी कि सेपरेशन, सेपरेशन पर बात आएगी तो आंसर हो जाएगा एंथनी गिडिंग्स। और वहीं अगर पूछा जाएगा कंप्रेशन यानी कि टाइम स्पेस कंप्रेशन की बात किसने की है, तो वो बात की है डेविड हार्वे ने। ओके यस, डेविड हार्वे। चलो इसमें टाइम स्पेस डिस्टेंसिएशन बाय एंथनी गिडिंग्स, रेफरेंस ग्रुप बाय मर्टन, एवोल्यूशनरी यूनिवर्सल पर आ जाएगा पार्सन्स, और डीप स्ट्रक्चर की बात कौन करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं क्लाउड लेवी स्ट्रॉस। चलो आपका 78 क्वेश्चन है, मैच द कॉलम था पॉलिटिकल मैन, कई बार बताया पॉलिटिकल मैन बाय सिम्योन लिपसेट। एक ही ऑप्शन अगर आपको पता होगा मैच द कॉलम में, उससे सारे मैच द कॉलम सही हो रहे थे, ठीक है। पॉलिटिकल मैन सिम्योन लिपसेट, मार्जिनल मैन बाय रॉबर्ट ई पार्क, फैमिली मैन बाय स्कॉट कॉट्रेन, ओके, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस बाय रॉबर्ट दाल जिनकी बुक है हु गवर्न। फिर है ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी कार्ल पॉपर, ठीक है। कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पर काम किया है अल्मंड एंड पावेल ने। अल्मंड एंड पावेल ने किस पे काम किया है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। कीप इन माइंड जब हम स्टेट यूनिट पढ़ते हैं यूनिट 5th, तो उसमें ये सारी चीजें रिवाइज होंगी। सो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ कल्चर। इसमें काफी बच्चे कंफ्यूज हुए थे। देखो आपने जब आप बीए में थे, 11th-12th में थे, तो आपने एक चीज पढ़ी होगी कई बार कि संस्कृति क्या होती है। संस्कृति होती है हमारा वेशभूषा, हमारा रहन सहन, खान पान, हमारी भाषा। ये बहुत ही बेसिक डेफिनेशन है जो हम बीए में +1 +2 क्लासेस में पढ़ते थे, ठीक है। तो देखो इसमें सही आंसर जो हो जाएगा फैमिली यूनिट, क्योंकि भाषा तो आपका कल्चर का पार्ट है ना, कि आप कैसे बोल रहे हो, स्लैंग क्या है, टोन क्या है, पेस क्या है, वो चीजें आपके कहीं ना कहीं कल्चर से आप सीखते हो। तो कम्युनिकेशन सही है, धर्म भी सही है, कस्टम भी सही है, बट फैमिली यूनिट कभी भी नहीं आती कल्चर में, ओके। नेक्स्ट था हु अमंग द फॉलोइंग have contributed to the concept of conflict in sociology, यानी कि संघर्ष के बारे में कौन से विचारक हैं। ये तो मैंने करवा रखा था इतनी बार, मेरी जितनी भी स्लाइड्स मैंने 10 कॉन्सेप्ट कराए हैं, 35 तक क्वेश्चन उन्हीं से आए हैं। 10 दिन अगर उन बच्चों ने क्लासेस देखी होती, जिन्होंने देखी है, आई गारंटेड कि उनकी वो क्वेश्चन तो गलत नहीं हुए होंगे, ओके यस। इसमें आते हैं, देखो लेवी स्कोजर है, सिमेल है, डेरेनड्रॉफ है, मार्क्स है, बट
मालिनोस्की एक प्योर फंक्शनलिस्ट है, कई बार बता चुकी हूँ। मालिनोस्की को प्योर फंक्शनलिस्ट, कल्चर फंक्शनलिस्ट, इंडिविजुअल फंक्शनलिस्ट कहते हैं। यस अभी नेक्स्ट है आपका 81, अ टर्म यूज्ड बाय लुइस वर्थ टू डिनोट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अर्बन सोशल लाइफ। जब हम बात करते हैं शहरी जीवन विशेषता की, तो उसके लिए लुइस वर्थ ने एक टर्म यूज किया था जिसका नाम है अर्बनिज्म। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था। इसके अलावा इन्होंने देखो बात की है घेटों के बारे में, बात की है अर्बनिज्म एज अ वे ऑफ लाइफ बताई है, और हस्ती करके ये मेरी एक शॉर्ट टर्म बनाई थी मैंने, हस्ती कर लो, अस्थि कर लो। तो इसमें क्या है 5 फीचर बताए थे, हेट्रोजेनिटी, एनोनिमिटी, सुपरफिशियलिटी, ट्रांजिएंटी और इंडिविजुअलिज्म। ये क्या थे? अर्बन लाइफ के फीचर थे। ओके चलो 82 क्वेश्चन था आपका एनवायरमेंटल एथिक्स। एनवायरमेंटल एथिक्स क्या होते हैं? यानी कि पर्यावरणवादी नैतिकता, आई थिंक यही कहेंगे इसे हिंदी में। 82 यस पर्यावरणीय नैतिकता के बारे में क्या सही है? पहली स्टेटमेंट है एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन इज लार्जली कॉज बाय द कंजप्शन ऑफ द रिच। ऑब्वियसली पर्यावरणीय विनाश काफी हद तक अमीरों की खपत के कारण होता है, बिल्कुल सही। दूसरा है पर्यावरण विनाश के सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है? गरीब हैं, ठीक है। थर्ड है यहाँ तक कि जहाँ प्रकृति को वनीकरण के रूप में फिर से बनाया जा रहा है, वहाँ उसे जरूरतों से दूर भी किया जा रहा है। मतलब जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम पेड़ लगाएं, वनारोपण करें, वहाँ कहीं ना कहीं हम कंपनीज भी तो बना रहे हैं अलग जगह पे, राइट। फोर्थ है समाज और प्रकृति की समग्र समझ के बिना, जब तक आपको सोसाइटी की, एनवायरनमेंट की, नेचर की क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, तब तक डेवलपमेंट सही से पॉसिबल नहीं है। ये चारों की चारों स्टेटमेंट सही है। आप इसे नोट करना कि व्हाट इज एनवायरमेंटलिज्म, व्हाट इज एनवायरमेंट एथिक्स, ओके, व्हाट इज एनवायरमेंट रेसिज्म, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। कॉन्स्पिशियस कंजप्शन कई बार बताया टी वेबलेन। मैंने जब पोस्ट मॉडर्न की एक्स्ट्रा थिंकर की क्लास ली थी तो मैंने इस थिंकर पर फोकस किया था कई बार, ठीक है। कॉन्स्पिशियस कंजप्शन बाय टी वेबलेन, जिनकी बुक है थ्योरी ऑफ लेजर क्लास। ओके जहां उन्होंने कॉन्स्पिशियस कंजप्शन के बारे में बताया है, ठीक है। उन्हें टेक्नोलॉजिकल डिटर्मिनिस्ट भी कहा जाता है। वहीं पॉपुलर कल्चर बाय चैम्बर्स, कैपिटलिज्म सोशलिज्म, ये बुक थी जोसेफ शूमपीटर की। मैंने आपको बताया ना कि एक बुक है एक्स्ट्रा थिंकर की असल दोषी की, उस बुक में बहुत ही एक एक पेज में दिया है सारे थिंकर्स के बारे में। आपको इंट्रो मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ मिल जाएगा उनका, और उनकी मेन बुक्स मिल जाएंगी। वो पढ़ना काफ़ी सही रहेगा इफ़ यू वांट कि आपका स्कोर 90+ जाए, क्योंकि एक्स्ट्रा थिंकर तो हमेशा आते हैं, वो हम जिसे हम बोलते हैं कि रैंडम थे, ये अनकॉमन थे, है ना। चलो व्हाइट कॉलर क्राइम बाय ई सदरलैंड। नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम इज फोकवेज। फोकवेज में देखो सुमनर की है, कब? 1906 में आई थी, ठीक है। कॉन्यूबरेशन बाय पैट्रिक गिडिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिक रोल बाय पार्सन्स, फोक डेविल्स बाय स्टैनली कोहन, यानी कि ए का 4 बी का 3। 84 का आंसर था, सेकंड ऑप्शन सही था 84 का, ओके। चलो नेक्स्ट है 85 इज अबाउट हु डिफाइन नेटवर्क। भाई नेटवर्क से ही समझ लो ना कि नेटवर्क के बारे में कौन बात करता है इन थिंकर में, जब यहाँ पर नाम भी दिया गया है, मैनुअल कैसल। नेक्स्ट था फिनोमिनोलॉजी इज रेडिकल अल्टरनेटिव, मतलब फिनोमिनोलॉजी जो प्रघटना शास्त्रवाद जो भी इसे बोलते हैं हिंदी में, वेट, फिनोमिनोलॉजी का कट्टरपंथी विकल्प क्या है? ठीक है, प्रघटना शास्त्र इसे कहा जाता है। इसका जो अल्टरनेट है, इसका जो ऑपोजिट है वो पॉजिटिविज्म। यानी कि पॉजिटिविज्म का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्षवाद, ठीक है। इसके बारे में किसने काम किया है? अगस्ट कॉम्टे ने।
अगस्ट कॉम्ट, ठीक है। फिनोमेनोलॉजी कहती है कि नहीं, सबको साइंटिफिकली नहीं हो सकता, डेप्थ में चीजें हैं, उन्हें हमें ध्यान से देखना होगा, डेली लाइफ की चीजों से, कॉन्शियसनेस से इन चीजों को समझना होगा। ओके, तो इसका रेडिकल अल्टरनेटिव कौन सा था? पॉजिटिविज्म। डिफरेंशिएशन, डिफ्यूजन, फंक्शनलिज्म ये सब चीजें नहीं आएंगी, सिर्फ और सिर्फ आएगा पॉजिटिविज्म। ओके, यस। नेक्स्ट है आपका मैच द कॉलम। ओके, सुसाइड किसका है? सुसाइड है आपका कंपैरेटिव मेथड। प्रोटेस्टेंट एथिक किसमें है? हिस्टोरिकल कंपैरेटिव में। अंडमान आइलैंडर पर कौन काम करता है? इस पर करते हैं आपके फंक्शनल। और गेटिंग अ जॉब ये क्या है? ये है एक नेटवर्क एनालिसिस। इसका आंसर होना था ए का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2। ओके, इसको याद रखना कि हिस्टोरिकल कंपैरेटिव आएगा तो वेबर आएगा, और अगर कंपैरेटिव आएगा तो सुसाइड पे स्टडी कंपैरेटिवली थी। प्रोटेस्टेंट एथिक जो बुक 1905 में आई थी वो स्टडी थी हिस्टोरिकल कंपैरेटिव। ओके, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फीचर एसोसिएटेड विद द फोर्डिज्म। व्हाट इज फोर्डिज्म, इसके बारे में पूछा गया है। देखो ये सारी स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू मी सही है, क्योंकि पहली है फोर्डिज्म हैज ग्रोन थ्रू आउट द 20th सेंचुरी, राइट, ठीक है। इस ये पीक पर कब पहुंचा? 1960 पर, वहीं से डिक्लाइन होना शुरू हो गया। ओके, फोर्डिज्म क्या होता है, पोस्ट फोर्डिज्म क्या होता है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, यस। नेक्स्ट आपका आ गया व्हाट इज द, इसमें देखो तीसरा फीचर है फोर्ड जनरली क्रेडिट विद द डेवलपमेंट ऑफ मास प्रोडक्शन सिस्टम। अगर यहाँ होता मास कंजप्शन तो वो आता पोस्ट फोर्डिज्म, लेकिन ये था फोर्डिज्म। फोर्डिज्म इज अबाउट मास प्रोडक्शन, यानी कि ज्यादा प्रोडक्शन पर फोकस था, ठीक है। और फोर्डिज्म किसके सिद्धांतों पर बेस्ड था? वो बेस्ड था आपके हेनरी फोर्ड के सिद्धांतों पे, ठीक है। तो ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट सही है इसकी। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ सोशल मूवमेंट। इसमें मैंने की टर्म बनाई थी, दैट इज ई सी और बी। आप भी इसे याद रखना, ई सी बी, यानी कि पहले आता है एमर्जेंस, फिर कोयलेंस, और तीसरा आता है ब्यूरोक्रेटाइजेशन, एंड डेक्लाइन तो लास्ट में आएगा हमेशा, है ना। तो ए सी बी डी इसका सही आंसर होना था। नेक्स्ट आपका आ जाता है मैच द कॉलम था 90 कि पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी, ये आपका डैनियल लर्नर है। मैंने आपको कई बार बोल दिया है 10 days 10 कॉन्सेप्ट सीरीज को मिस मत करना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है जिसमें सबसे ज्यादा जरूरी कॉन्सेप्ट करवाए गए हैं, और अगली बार भी देखना उन कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आना ही आना है पेपर में, ठीक है। एशियन ड्रामा गुनार मिर्दल का है, शॉर्ट स्टेट गुनार मिर्दल का है, सॉफ्ट पावर आया तो पियरे बॉर्डी हो जाएगा, ठीक है। इन चीज़ों को आपस में लिंक करके पढ़ा करो। जैसे मैंने आपको बताया मार्जिनल मैन बाय रॉबर्ट ई पार्क, पॉलिटिकल मैन बाय सिम्युअल लिपसेट, फैमिली मैन बाय स्कॉट कॉटरेन। ओके, तभी चीज़ें रिवाइज होंगी, क्योंकि कंटेंट बहुत है पढ़ने को, इतने कंटेंट को रिवाइज भी करना है। तो वो कैसे होगा? आप जब मॉक लगाएंगे, जब चीज़ों को रिवाइज करेंगे, ऑप्शंस को भी देखेंगे कि ऑप्शंस के कौन कौन मेन चीज़ें थी, ठीक है। अचीविंग सोसाइटी हो जाएगा आपका डैनियल मैकडरलैंड। इन बुक्स नेम को याद कर लेना, एग्जाम में इस पर क्वेश्चन हमेशा आएंगे, इन्हीं से क्वेश्चन घुमा फिराकर हर बार पूछे जाते हैं। कम्युनिकेशन एंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 3 लुसियन डब्ल्यू पेवर। ये लुसियन पाई है इसका आंसर, यहाँ गलत लिखा है, दिस इज लुसियन पाई। ओके, आपके 90 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 थे आपके पैराग्राफ के क्वेश्चन, उन्हें भी देख लेते हैं क्योंकि ये बहुत स्कोरिंग थे। इस बार जो पैराग्राफ आए थे वो बहुत इजी आए थे, ठीक है, उसमें कोई भी टफनेस नहीं थी। चलो हम क्वेश्चन आंसर को सीधा सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, इसमें पहला पूछा गया था हमें कि मॉडर्नाइज्ड रोल स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, इसका सही आंसर होना था 4th, बोथ हायर लेवल
of psychic mobility and achievement orientation. 92 था, if aspiration level of given individual is higher between 2 point of time, इसमें आना था a psychological category. ठीक है. 93 का था, the achievement orientation generally stimulate, इसमें आना था level of aspiration in modern society. ओके. फोर्थ था आपका मॉडर्नाइजेशन ऑफ रोल स्ट्रक्चर, इसमें ए, बी और सी सही था. ए यानी कि चेंज इन मोटिवेशनल पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल, बी इज चेंज इन सोशल नॉर्म एंड सी इज चेंज इन वैल्यू ओरिएंटेशन पैटर्न. 95 का है, इफ लेवल ऑफ एस्पिरेशन is higher in comparison to that of some other individual, it operate as what? It operate as psychological category as well as socio cultural category. Okay, yes. नेक्स्ट है, आपको पूछा गया था सेकंड. ये 5 हो गए. आई होप आप लोगों ने मैच कर लिए हो. इसमें था what was the impact of modern irrigation? The agriculture was commercialized. 97 is about to analyze the impact of technology and economic change on social structure of the villages. 98 का था, in what way Epstein studies different from Smeltzer assumption on development. इसका होना था economic development may occur without change in traditional economic roles and relation. 99 is about exhibition a pattern of economic diversification. 150 का होना था A, B, C और D. ये आपका सारा पेपर के बारे में था जो 100 क्वेश्चन आपको एग्जाम में आए हैं. तो अभी इन चीजों को देखो कि देखो गाइज, आपका पेपर हो चुका. पेपर में देखो कैंसिल भी हो गया, नो इशू. मैं एक ही चीज बार बार कह रही हूं, आप ये समझो कि एनटीए ने आपका मॉक लिया है, ठीक है. और देखो ना कि आपको इतना रियलाइज तो हो गया होगा कि पेपर कैसा हुआ था आपका, कितने अच्छे अटेम्प्ट किया था आपने, क्योंकि आंसर की का सबको आइडिया हो जाता है. सबका अगर 150, 170, 190, कईयों का 200 भी बना होगा, है ना. तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को कि इन चीज़ों को, जो ये नेगेटिव चीज़ें हो रही है उनको माइंड से निकाल दो, पॉजिटिव रहो. देखो अगर अच्छा स्कोर हुआ है तो मीन्स आपकी तैयारी अच्छी है ना, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ होगा. अगर आपका नहीं अच्छा स्कोर हुआ है तो आपको एक और चांस मिल गया है ना, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करो, अपने आप को और अच्छा परफॉर्म करो, मॉक दो, पीवाईक्यू दो, एक चांस और है आपके पास. दूरी नहीं कि इस चीज़ को आप दिसंबर के लिए टालें कि नहीं दिसंबर में निकालेंगे. नो भाई, अभी चांस मिला है ना आपको, इस चांस को पूरी तरह यूटिलाइज करो, तन मन धन सबसे सिर्फ इस तैयारी में जुट जाओ कि आपने इस एग्जाम को क्वालिफाई करना है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गोल्डन चांस कंसीडर करेंगे. पहले ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि ऐसा पेपर देने के बाद वो कैंसिल हो जाए, है ना. तो इन चीज़ों पे फोकस रहो कि आपको गोल्डन चांस दिया गया है, ठीक है. चलो, ये चीज़ आपको बतानी थी मैंने कि यूजीसी नेट सिविल स्टैप एक पूरा बैच शुरू कर रहा है दिसंबर के लिए, क्योंकि जून का तो होना ही है, चाहे अगले महीने हो या इस महीने के एंड में हो, बट ये होगा एग्जाम. तो जुलाई से 2024 का दिसंबर का यूजीसी नेट का बैच शुरू हो रहा है 1 जुलाई, ठीक है. 1 जुलाई से ये बैच शुरू हो रहा है. रजिस्टर करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 83600. ओके, 83600443357, ठीक है. यहाँ पर सारी डिटेल आपको कोर्स के बारे में मिल जाएगी. देखो गाइज, मैंने आपको इतने कम समय में सिर्फ 10 कॉन्सेप्ट करवाए थे. मुझे ऐसा था कि लाइक यूनिट करवाते हैं, नो, बट सिविल स्टाफ ने ये सोचा कि नहीं, कॉन्सेप्ट करवाए जाएं, क्योंकि यूनिट सबको पता है कि कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक मेन है, बट ये कोई नहीं बताता कि उन कॉन्सेप्ट में पढ़ना क्या है. हमारी ये 10 डेज सीरीज जो थी वो फुलफिल रही. उसमें जो कंटेंट पढ़ाया गया था सिर्फ 10 कॉन्सेप्ट. आप देखो कि सोशियोलॉजी के पूरे सिलेबस में 100 से ज़्यादा तो आपका कॉन्सेप्ट ही है, 200-300 कॉन्सेप्ट होंगे आराम से. उनमें से 10 को कवर करवाना
एक ये है कि आपका इतना कंटेंट अगर 10 कॉन्सेप्ट से आ रहा है, तो अब आप जब बैच ज्वाइन करेंगे तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो सकते हैं। ओके, सो आप इनरोल कर सकते हैं। और आज का जो था, मेरा मकसद ये था कि ये जो नेगेटिविटी फैली हुई है इसको दूर करना है। दूसरी चीज़, ये चीज़ दिमाग में रखें कि जो भी हो रहा है वो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे हाथ में ये है कि पेपर होगा, आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। ठीक है, इस पेपर के लिए खुद को और बेटर करो, अच्छे से तैयारी करो। इसे मॉक समझो कि आपने एक मॉक देकर आए हो। ये समझो कि आंटी ने आपसे पहले ही पूरा सेटअप ले लिया कि ले चलो एक मॉक लेते हैं इनका। ठीक है, तो अच्छे से रिवाइज करो। ओके गाइस, थैंक यू, आई होप। और बहुत अच्छे से इस बार गलती नहीं करनी है। जो चीज़ें आपकी कमज़ोर हैं उसको बेटर करो, जो अच्छी हैं उसको रिवाइज करो। कंसिस्टेंसी इज द की। अब कहीं ना कहीं आपको 20 दिन, 25 दिन, 10 दिन तो मिल चुके हैं, इसका पूरा पूरा यूज़ करो और अपने JRF के जो चांसेस हैं उसको और अच्छे से कर लो। ठीक है गाइज, थैंक यू गाइज।